हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज जो है 24 सितंबर है। आज हम लोग ईपीएफओ का एमसीक्यू में डेली जो हम लोग कर रहे हैं, आज हम लोग करेंगे अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल्स। और हम लोग इसमें पूरा बेसिक आपको हम पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। जो भी अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की ज़रूरत होता है, फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। आज हमारा 24 सितंबर है और ये हमारा क्लास नंबर 10th है। हमने क्लास जो है 15 सितंबर से स्टार्ट किया था और डेली जो है हम लोग सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ के एमसीक्यू को देखा है, सोशल सिक्योरिटी के एमसीक्यू को देखा है, कंप्यूटर के एमसीक्यू को देखा है, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश के एमसीक्यू को हमने देखा है। उसके बाद हमने इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू को देखा है। हमने हिस्ट्री के हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू को देखा है। हमने जो अकाउंटिंग का थ्योरी का भी एमसीक्यू देखा। आज हम लोग अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल्स का एमसीक्यू देख रहे हैं दोस्तों। और कल जो आप लोग का बायोलॉजी का एमसीक्यू होगा। तो डेली बेसिस पे हम लोग का क्लास हो रहा है और हमारा एग्ज़ाम जो है वो 30 नवंबर के आसपास फिक्स हुआ है, ठीक है, ईपीएफओ का। उसके बहुत पहले आपका पूरा सिलेबस एमसीक्यू के थ्रू कम्प्रिहेंसिव तरीक़ा से कवर हो जाएगा। और 1 अक्टूबर से हम लोग जो है करंट अफेयर का क्लास करेंगे, ठीक है। 4 से 5 क्लास होगा, जिसमें पिछले 15 मंथ्स का करंट अफेयर को आपको पूरा अच्छे से एमसीक्यू के थ्रू कवर करवा दिया जाएगा, फैक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का क्लास। तो आपको कहीं भी ईपीएफओ का तैयारी करने के लिए जानने का ज़रूरत नहीं है, ना कोई कोर्स लेने का ज़रूरत है। सारा फ्री ऑफ कॉस्ट जीरो आई चैनल पर आपको तैयारी करवाया जा रहा है और करवाया जाएगा, ठीक है। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं दोस्तों। मेरा नाम राहुल बनवाल है और डेली आपका ईपीएफओ का एमसीक्यू का क्लास होता है। टाइमिंग होता है 10 बजे रात से लेके 11:30 बजे रात तक। आपका यूट्यूब पे आपको आ जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप क्लास को लाइव देखने का, ताकि उससे आपको जो ग्रास्पिंग पावर है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इसका पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में है दोस्तों। तो अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले जो कीवर्ड्स होते हैं जो आपका न्यूमेरिकल में यूज होता है, उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आपका न्यूमेरिकल गलत होगा। तो सबसे पहले जो 25 से 30 टर्म्स हैं, शब्द हैं, उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यू को देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अकाउंटिंग टर्म्स जो इम्पोर्टेंट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उसको हम लोग जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उनका ट्रीटमेंट क्या होता है, उसको हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, वो सब के बारे में भी देखते चलेंगे। तो पहला है हमारा कैपिटल, पूंजी। तो पूंजी क्या होता है दोस्तों? देखो, बिजनेस हम लोग ने पढ़ा था एक प्रिंसिपल जिसका नाम था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जिसके अनुसार बिजनेस अलग होता है, ठीक है, और कंपनी का जो मालिक होता है, दोनों को अलग ट्रीट करते हैं। तो कंपनी का जो ओनर होता है, जो मालिक होता है, जो भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो कैश लाता है या कोई सामान लाता है, माल लाता है, या कोई भी संपत्ति को खरीदता है बिजनेस के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो कैपिटल है, ठीक है। और चूँकि ये बिजनेस अलग है और उसका मालिक अलग है, तो जो भी पैसा ये मालिक बिजनेस में डाल रहा है, चाहे वो कैश है या कोई सामान के रूप में या एसेट के रूप में, आज हम लोग दोनों को अलग ट्रीट करते हैं। तो जब ये व्यक्ति बिजनेस से डिमांड करेगा कि हमको अपना पैसा वापस चाहिए, तो इसको देना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए जो कैपिटल होता है वो बिजनेस के लिए जो है वो लायबिलिटी के रूप में, ठीक है, देयता के रूप में काम करता है। क्योंकि बिजनेस जो होता है वो ओनर का ऋणी है, उसका ओनर ने उसको पैसा दिया है और उसको रिटर्न करना है। इसीलिए बिजनेस जो है वो मालिक के प्रति क्या है, ऋणी है। तो कैपिटल को हम लोग कहाँ लिखते हैं? तो कैपिटल को हम लोग जो है, आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, CLEAR, ठीक है। ये आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, हमने आपको बताया था इसके बारे में, ठीक है, डिटेल में। तो C का मतलब होता है हमारा कैपिटल, L का मतलब लायबिलिटी, E मतलब एक्सपेंस, A माने एसेट और R मतलब रेवेन्यू। जब भी आपका एसेट या एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या उसको कहाँ लिखते हैं? उसको हम लोग करते हैं डेबिट। और कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो हम लोग लिखते हैं उसको क्रेडिट, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, तो हमारा क्या हुआ, कैपिटल बढ़ा बिजनेस के लिए, इसीलिए, और कैपिटल जब बढ़ा तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेडिट। तो हम लोग इसको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। तो कैपिटल एक हम लोग एक अलग से अकाउंट बनाते हैं और उसमें जितना भी कैपिटल हमारा आएगा उसको हम लोग वहाँ पे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। उसी तरह से जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, तो बैलेंस शीट में 2 पार्ट होता है, एक होता है एसेट और एक होता है लायबिलिटी, देयताएँ। एक होता है परिसंपत्ति और एक होता है देयताएँ, जो बिजनेस ने जो पैसा लिया और उसको वापस करना है। तो चूँकि कैपिटल जो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, देनदारी है, इसीलिए कैपिटल को हम लोग को बैलेंस शीट में किधर लिखेंगे, लायबिलिटी की तरफ लिखेंगे। और लायबिलिटी में भी हम लोग, लायबिलिटी में अलग अलग चीज़ होता है, तो कैपिटल को हम लोग कहाँ लिखते हैं,
बैलेंस शीट में कैपिटल को लायबिलिटी की तरफ लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया और अपने बैलेंस शीट में भी क्या करेंगे, कैपिटल की तरफ हम लोग उसको लायबिलिटी की तरफ लिख लेंगे। बैलेंस शीट में दो पार्ट होता है, एक एसेट होता है संपत्ति परिसंपत्ति और दूसरा होता है दायित्व देनदारी। तो कैपिटल को बैलेंस शीट में हम लोग लायबिलिटी की तरफ लिखते हैं। क्लियर है। चलिए, दूसरा जो इम्पोर्टेंट वर्ड शब्द है उसका बोलते हैं ड्राइंग। तो देखो, बिजनेस में ये जो ओनर है कैपिटल डाल रहा है। अब ये जो ओनर है जब उसको ज़रूरत पड़ेगा पैसे का, तो पर्सनल यूज के लिए जो पैसा इसने बिजनेस में डाला था वो पैसा अगर कुछ निकाल लेता है, जो थोड़ा सा कंपोनेंट या पूरा निकाल लेता है, तो उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं या आहरण बोलते हैं। समझ में आया। तो ओनर ने जो पैसा बिजनेस में डाला है उसको बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट की तरफ लिखते हैं, उतना पैसा बिजनेस को वापस करना पड़ेगा, या पैसा या सामान या कोई भी चीज़ जो इसने लगाया था। और जब पैसा ये अपना पैसा कैपिटल में से अपना पर्सनल यूज के लिए, खुद के यूज के लिए ये निकाल लेता है, तो उस पैसा को ड्राइंग बोला जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि विड्रॉवल ऑफ कैश गुड्स और एसेट बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, मालिक द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए नकदी सामान या संपत्ति की निकासी जो कैपिटल से वो निकाल लेता है। तो ड्राइंग को कहाँ लिखते हैं, तो ड्राइंग को अब देखो, कैपिटल क्लियर का फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है। तो ड्राइंग को जिस तरह हमने कैपिटल हमारा बढ़ा तो हमने क्या किया, उसको क्रेडिट कहाँ किया, कैपिटल अकाउंट में। उसी तरह से अब कैपिटल से कुछ पैसा जब निकल रहा है तो बिजनेस को उतना पैसा कम देना है। तो बिजनेस का जो लायबिलिटी हुआ वो क्या हुआ, कम हुआ, है ना। बिजनेस का लायबिलिटी क्या हुआ, कम हुआ। और जब भी हमारा लायबिलिटी घटता है तो हम लोग क्या बोले, उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट की तरफ। तो इसीलिए ड्राइंग अकाउंट में हम लोग ड्राइंग को डेबिट की तरफ लिखेंगे। और बैलेंस शीट में भी देखिए हम लोग लायबिलिटी की तरफ किसको लिखते थे, कैपिटल को। अब आपका लायबिलिटी बिजनेस को कम हो गया क्योंकि ओनर ने कुछ पैसा निकाल लिया। तो जब ओनर ने अपना कुछ पैसा निकाल लिया तो बिजनेस को कम पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए लायबिलिटी क्या होगा, बिजनेस का घटेगा। तो जो उसका कैपिटल था बैलेंस शीट में जो आपने लिखा था कैपिटल को लायबिलिटी की तरफ, उतना कैपिटल में से ड्राइंग को आप घटा दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, कैपिटल जो है घट जाएगा बिजनेस में। ठीक है। और एसेट भी घट जाएगा क्योंकि जो पैसा होता है वो कंपनी के लिए क्या है, एक एसेट है, परिसंपत्ति है, सामान या जो भी। तो अगर बिजनेस में से अगर पर्सनल यूज के लिए वो कैपिटल अपना निकाल रहा है तो बिजनेस को एसेट जो है वो कम हो जा रहा है और बिजनेस का कैपिटल भी कम हो जाएगा। क्लियर है। उसी को हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या होता है, जो पैसा ओनर जो है अपना कैपिटल में से पर्सनल यूज के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है। ठीक है। तो उसको ड्राइंग बोलते हैं और उसको हम लोग ड्राइंग अकाउंट में डेबिट करते हैं। और जो कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं, जो कैपिटल हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट में, तो उतना जो है ड्राइंग हम लोग उसको कम कर देंगे, कैपिटल को उतना कम कर देंगे, इससे कैपिटल कम हो जाएगा और एसेट भी कम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एसेट, जिसको संपत्ति या परिसंपत्ति बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी चीज़ जिससे बिजनेस को रिटर्न हो रहा है, बिजनेस को फ़ायदा हो रहा है, वो बिजनेस के लिए दोस्तों एसेट है। जैसे कि मान लीजिए आपके कोई बिजनेस मैगी का काम कर रहा है, तो मैगी को वो बेचेगा तो उसको फ़ायदा होगा। या कोई मान लो उसके पास कोई ज़मीन है, ज़मीन को वो बेचेगा तो उसको फ़ायदा होगा। तो ऐसा कोई भी चीज़, वैल्यूएबल चीज़, मूल्यवान चीज़ जो बिजनेस का होता है, बिजनेस जिसका अधिकार होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस का वो एसेट है, परिसंपत्ति है। तो जो एसेट होता है, संपत्ति या परिसंपत्ति, वो दो टाइप का होता है। एक होता है करंट एसेट। करंट एसेट मतलब जिसका वो डीलिंग करता है, जिसका वो बिजनेस कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स का काम क्या है, गाड़ी बनाना, गाड़ी बेचना। तो वो उसका करंट एसेट होगा जो उसके बिजनेस से रिलेटेड है। और उसमें कैश भी होता है या डेटर। डेटर का मतलब होता है आपको देनदार। देनदार का मतलब आपने मान लीजिए किसी को उधार में सामान बेचा, क्रेडिट पे सामान बेचा, तो जो डेटर्स होता है उसको हम लोग डेटर बोलते हैं या देनदार बोलते हैं। वो आपको 1 साल के अंदर पैसा वापस करेगा। तो करंट एसेट वो चीज़ होता है जिसमें बिजनेस कंपनी को जो है 1 साल के अंदर उसका पैसा उसको मिल जाएगा। वो कैश भी हो सकता है या अगर उसने उधार में किसी को क्रेडिट में बेचा है तो वो भी 1 साल के अंदर ही पैसा उसको वापस करेगा। तो करंट एसेट, डेटर को हम लोग करंट एसेट बोलते हैं। या कोई भी स्टॉक, कोई भी शेयर, कोई भी स्टॉक जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1 साल के कम के लिए, वो जो है आपका एसेट होता है। दूसरा होता है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में जिसका पैसा जो है 1 साल के बाद मिलेगा, वो बड़ा चीज़ होता है। जैसे ज़मीन है, ऐसा तो नहीं है कोई बिजनेस है वो ज़मीन का ही खरीद बिक्री करेगा। टाटा मोटर्स के पास ज़मीन है तो ऐसा थोड़ी उसका काम है ज़मीन बेचना। लेकिन जो रियल एस्टेट है, जो ज़मीन का ही खरीद बिक्री करता है, तो उसके लिए जो लैंड होगा वो हम लोग करंट एसेट में रखेंगे। तो वो बिजनेस टू बिजनेस जो है वेरी होता है। लेकिन यहाँ पे हम मोटा मोटी जो मान के चलते हैं कि जो फिक्स्ड एसेट होता है वो आपका नॉन करंट एसेट है, गैर चालू परिसंपत्ति है या गैर वर्तमान
परिसंपत्ति है या संपत्ति है। तो जो फिक्स्ड एसेट होता है, अचल संपत्ति जिसमें लैंड होता है, बिल्डिंग होता है, मशीनरी, लॉन्ग टर्म वाला होता है, मतलब 1 साल से अधिक के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट एसेट या उसको हम लोग फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं। ठीक है। तीसरा जो एसेट होता है उसको बोलते हैं फिक्सियस एसेट। ठीक है। काल्पनिक संपत्तियाँ, काल्पनिक संपत्तियाँ मतलब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। जैसे कि मान लीजिए आपने जो है आपका बिजनेस अभी स्टार्टअप कर रहे हैं, लेकिन आपने शाहरुख खान से या किसी भी सेलिब्रिटी से एडवर्टीजमेंट कराया। ठीक है। अब ये बताइए, आपने एडवर्टीजमेंट कराया तो क्या आपको उसका जो बेनिफिट है वो तुरंत मिल जाएगा? नहीं, आपको लंबे समय तक मिलेगा, लेकिन आपका खर्चा तो हो गया है। तो ऐसा, लेकिन आपको उससे फ़ायदा होगा फ्यूचर में, है ना, कि शाहरुख खान से एडवर्टीजमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपका सामान का वैल्यू बढ़ेगा, लोग ज़्यादा खरीदेंगे। अरे चलो शाहरुख खान खरीद रहा है तो हम भी खरीदेंगे, अरे अमिताभ बच्चन जी खरीद रहे हैं तो हम भी खरीदेंगे। तो उसको बोलते हैं ऐसा खर्चा जो बिजनेस को शुरू में लगता है, इस्टेब्लिश करने में खर्चा होता है, उसको हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो है बोलते हैं, प्रारंभिक व्यय। और चूँकि ये खर्चा तो है लेकिन आपका एक तरह का एसेट है, क्योंकि आपको इससे रिटर्न मिलेगा, और ये फिक्सियस एसेट है, कल्पना, इसको हम लोग काल्पनिक परिसंपत्तियाँ भी बोलते हैं। ठीक है। या फिर मान लीजिए आपने जो है शेयर को इशू किया और उसमें ने आपको डिस्काउंट आपने दिया। ठीक है। तो ये भी जो है हम लोग मान के चलते, आपने चूँकि शेयर बेच रहे हैं, आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट में जब आप शेयर बेचेंगे तो ज़्यादा लोग आपको खरीदेंगे, तो भले आपको वो थोड़ा समय में लॉस होना दिख सकता है, लेकिन ये आपके लिए रिटर्न का काम करेगा, आपको इससे लाभ होगा। तो आप फिक्सियस एसेट का काल्पनिक संपत्ति का एग्जाम्पल याद रखेंगे। एक को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जिसमें एडवर्टीजमेंट खर्चा होता है, विज्ञापन खर्चा, और फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, शेयरों के निर्गम पर, मतलब इशू होने पे जो छूट दिया जाता है। ठीक है। तो चूंकि ये आपका एसेट है तो एसेट को हम किधर लिखते हैं, जो भी अगर एसेट हो या लाइबिलिटी हो उसको कहाँ लिखा जाता है दोस्तों? बैलेंस शीट में। बैलेंस का 2 पार्ट होता है, एक एसेट होता है, एक लाइबिलिटी होता है। तो चूंकि ये आपका एसेट है इसलिए इसको बैलेंस शीट में एसेट की तरफ, बैलेंस शीट में परिसंपत्ति के पक्ष में इसको हम लोग दिखाएंगे, परिसंपत्ति की जगह इसको लिखेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका लाइबिलिटी। लाइबिलिटी एसेट का ठीक उल्टा होता है, ऐसा चीज़ जिससे बिजनेस को वापस करना है, बिजनेस को देना है, रिटर्न करना है, उसको मिलेगा नहीं पैसा, उसको वापस करना है। तो ये होता है ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस टू आउटसाइडर्स, बाहरी लोगों के प्रति व्यवसाय के दायित्व। ठीक है। बाहर। ठीक है। अब देखो, जो कैपिटल होता है वो भी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, लेकिन जो ओनर होता है वो बिजनेस का पार्ट हो, मतलब बिजनेस का अंदर होता है वो, है कि नहीं? भले दोनों अलग है, लेकिन ओनर को हमने क्या पढ़ा था हम लोग जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, जो कंपनी में काम कर रहा है, जो कंपनी का वर्कर्स है, उसको हम लोग क्या बोलते थे? इनसाइडर इन्फॉर्मेशन यूजर, इनसाइडर यूजर, है ना, इनसाइड यूजर। ठीक है। तो उसी तरह से जो ओनर होता है, ओनर भी जो पैसा दिया है वो भी पैसा बिजनेस को वापस करना है। तो ये बिजनेस का लाइबिलिटी तो है, लेकिन वो इंटरनल लाइबिलिटी है, आंतरिक जो है दायित्व है, इसीलिए कैपिटल को इंटरनल लाइबिलिटी बोला जाता है बिजनेस के लिए। और लाइबिलिटी जो होता है उसको जनरली हम लोग बोलते हैं कि जो बिजनेस को बाहर लोगों को पैसा देना है, या तो बिजनेस ने किसी से उधार लिया होगा, आगे हम देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर बिजनेस ने किसी से सामान जो उसका ट्रांजैक्शन वो कर रहा है, मान लीजिए टाटा मोटर्स को गाड़ी बनाने के लिए चक्का चाहिए, उसको बेयरिंग चाहिए, उसको स्टील चाहिए। तो जब कोई भी कंपनी जो उसका काम है, बिजनेस जो उसका है, अगर उसके लिए वो उस चीज़ के लिए वो लोन ले रही है, मतलब उधार में सामान ले रही है, तो उसको हम लोग करेंट लाइबिलिटी बोलेंगे, जो उसके बिजनेस से रिलेटेड है। तो जिस तरह से एसेट 2 टाइप का होता है, करेंट एसेट और जो है फिक्स एसेट, और उसमें एक फिक्सियस एसेट भी होता है, उसी तरह से जो लाइबिलिटी होता है वो करेंट लाइबिलिटी होता है और नॉन करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी मतलब वर्तमान देनदारी। ठीक है। इसमें आपको जो है शॉर्ट टर्म के, मतलब 1 साल के अंदर ही पैसा आपको वापस करना है। जैसे क्रेडिटर, अगर आपने किसी से उधार में सामान लिया है तो आपको 1 साल के अंदर आपको वापस करना पड़ेगा। या फिर बिल पेएबल मतलब कोई बिल है जिसको आपको 1 साल के अंदर देना है, तो जो बिल पेएबल होता है वो आपका क्या होता है? करंट लाइबिलिटी होता है। और यहाँ पे अगर हम करंट एसेट का बात करेंगे तो इसमें आप लिख सकते हो बिल रिसीवेबल, ऐसा बिल जो आपको 1 साल के अंदर मिलेगा। तो याद रखिए, बिल रिसीवेबल हो या बिल पेएबल हो वो करंट होता है। तो रिसीवेबल में चूँकि बिजनेस को पैसा मिल रहा है इसीलिए वो उसका करंट एसेट है, और बिल जो पेएबल है, जो बिजनेस को 1 साल के अंदर पैसा देना है, वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, चूँकि 1 साल के अंदर है इसीलिए उसको करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। उसी तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब आपने सामान का यूज कर लिया लेकिन आपने उसको पैसा नहीं दिया। जैसे कि मान लो हम लोग प्रीपेड, पहले अभी हम लोग क्या करते हैं, जो मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं वो प्रीपेड कराते हैं। पहले आप रिचार्ज करा लेते हो फिर उसका यूज करते हो। तो जो प्रीपेड एक्सपेंस है, जो आपको पहले से खर्चा हो रहा है, सामान आपने यूज नहीं किया, रिचार्ज अपने भी किया, लेकिन आपका उसका जो यूज करेंगे वो 1 साल मतलब 1 महीना में करेंगे, लेकिन पहले ही पैसा आपने दे दिया, तो वो आपके लिए करंट एसेट होगा। ठीक है। करंट
एसेट है वो, क्योंकि आपने उसको पैसा पहले दे दिया है, यूज करेंगे बाद में। लेकिन पहले एक चीज़ होता था, उसको बोलते थे पोस्ट पेड। आपने महीना भर मोबाइल का यूज किया, ठीक है, इंटरनेट का, और पैसा जो है बाद में दे रहे हैं, मतलब 1 महीना के बाद, यूज पहले किया पैसा बाद में, तो वो आपके लिए लायबिलिटी होगा, क्योंकि आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस होता है, पहले से जो आप खर्चा कर देते हो लेकिन सामान का यूज नहीं करते हो, चूँकि आपने पैसा दे दिया, आपको उससे लाभ हो रहा है, करंट एसेट कहलाता है वो, चालू परिसंपत्ति। और जो पोस्ट पेड होता है, जो आउटस्टैंडिंग होता है, वो आपके लिए करंट लायबिलिटी होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। उसी तरह से नॉन करंट लायबिलिटी होता है, जिसका पैसा आपको 1 साल के बाद देना होता है। जैसे आपने किसी से लोन लिया या डिबेंचर लिया, तो वो चीज़ है। देखो डिबेंचर ये क्या होता है, समझना है आपको। डिबेंचर जो होता है वो, जैसे कि लोन हम लेते हैं, तो लोन जब हम लेते हैं तो सामने अपना कुछ चीज़ गिरवी रखते हैं, मॉर्टगेज रखते हैं, ठीक है। लेकिन डिबेंचर में क्या होता है, जब आप लोन लोगे तो आप अपना कुछ गिरवी नहीं रखेंगे। डिबेंचर जनरली उन कंपनी को लेना आसान हो जाता है जो इसका नाम बहुत है, जैसे टाटा को अगर बिजनेस लोन लेने का ज़रूरत है तो उसको गिरवी रखने के लिए कोई बैंक नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका नाम है। लेकिन वही अगर लोन लेना पड़े अनिल अंबानी को, या फिर लोन लेना पड़े विजय माल्या को, तो उसको गिरवी रखना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो डिवेंचर नहीं इशू कर पाएगा, उसको लोन लेना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ है। उसी तो हम लोग कहाँ लिखते हैं लायबिलिटी को, तो चूँकि बैलेंस शीट में 2 पार्ट होता है, एक एसेट होता है परिसंपत्ति, दूसरा होता है देनदारी। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ हम लोग जो है लायबिलिटी को लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है, कहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद है डेटर, देनदार, ठीक है। तो डेटर के बारे में ऑलरेडी बता दिया। देनदार ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो कोई सामान को ख़रीदा है लेकिन उधार में ख़रीदा है, ठीक है। जैसे जो उसका बिजनेस है वही सामान को, जैसे कि टाटा मोटर्स का काम है गाड़ी बनाना, गाड़ी बेचना, तो टाटा मोटर्स अगर मान ली किसी को सामान अपना कार उधार में बेचा है तो क्रेडिट पे, तो वो उसके लिए डेटर हुआ, मतलब जो व्यक्ति को बेचा गया है वो उसके लिए डेटर हुआ, और उसको 1 साल के अंदर में रिटर्न करना पड़ेगा। तो डेटर मतलब पर्सन या कस्टमर हु ओ मनी टू बिजनेस क्रेडिट सेल्स, मतलब जब उधार में चीज़ों को बेचा जाता है तो वैसे व्यक्ति जो उधार में ख़रीदा है उसको डेटर बोलते हैं। तो जो कि जो डेटर है, इससे कंपनी को पैसा मिलेगा 1 साल के अंदर, तो कंपनी को लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए जो डेटर होता है और वो कंपनी के लिए एसेट है। अब एसेट तो है, लेकिन कौन सा एसेट, करंट की नॉन करंट। तो चूँकि 1 साल के अंदर पैसा मिलेगा, डेटर का मतलब ही होता है कि 1 साल में जो है के अंदर पैसा दे देगा, तो इसलिए उसको करंट एसेट बोलते हैं, वर्तमान संपत्ति बोलते हैं। और इसको कहाँ आप दिखाइएगा, चूँकि एसेट है तो इसको हम लोग बैलेंस शीट में किधर लिखाएंगे, बैलेंस शीट में एसेट की तरफ दिखाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए डाउटफुल एसेट है, डाउटफुल डेटर, मतलब लग रहा है कि वो पैसा नहीं देगा, ऐसा तो नहीं है कि आपने उधार में बेचा और वो पैसा आपको मिल ही जाएगा। तो अगर आपको संदेह है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्रोविज़न बनाते हैं, ठीक है। संदिग्ध ऋणों के लिए हम लोग एक प्रावधान बनाते हैं, उसको हम लोग प्रोविज़न बोलते हैं। और जब भी हम लोग प्रोविज़न बनाते हैं, किसके लिए, ऐसा पैसा हमको लग रहा है कि वो हमको वापस नहीं मिलेगा, हमने उधार में दिया था लेकिन पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। वो डेटर भी हो सकता है, या फिर कंपनी ने मान लीजिए किसी को लोन दिया है और लग रहा है उसको पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो उन कंडीशन में जो उसको हम लोग डाउटफुल डेट बोलते हैं, संदिग्ध ऋण बोलते हैं, जिसको कंपनी को लग रहा है पैसा हो सकता है डूब जाएगा, तो उसके लिए हम लोग प्रोविज़न बनाते हैं डाउटफुल डेट के लिए। और प्रोविज़न प्रावधान कैसे बनाते हैं, तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग P&L अकाउंट बोलते हैं, तो उसमें हम लोग डेबिट करते हैं उसको। देखो CLEAR, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग लिखते हैं दोस्तों रेवेन्यू को और एक्सपेंस को। किसको लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग लिखते हैं कितना हम लोग का एक्सपेंस खर्चा हुआ है और कितना हमको राजस्व प्राप्त हुआ। अगर हमारा खर्चा अधिक है और राजस्व रेवेन्यू कम है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको लॉस बोलेंगे, क्योंकि हमारा खर्चा अधिक है। वहीं हमारा रेवेन्यू राजस्व अधिक है और खर्चा हमारा कम है तो हम लोग बोलेंगे इसको प्रॉफिट। इसीलिए एसेट जो हमारा एक्सपेंस और रेवेन्यू जो अकाउंट है, एक्सपेंस और रेवेन्यू हम लोग लिखते हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस में, और उसके द्वारा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, इसीलिए इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था जब भी क्लियर के फार्मूला से कि जब भी हमारा एसेट और एक्सपेंस हमारा बढ़ता है, तो अब देखिए जब भी आप प्रोविज़न करेंगे डाउटफुल एसेट के लिए एक प्रावधान बनाएंगे, तो आपका जो खर्चा है आपको अलग से उतना पैसा, प्रोविज़न बनाने का क्या मतलब है, आपको लग रहा है कि हमने 1000 रुपये का सामान बेचा था तो हमको लग रहा है कि उतना पैसा हमको डूब जाएगा, तो आप इसके रिस्पेक्ट में कुछ पैसा जो है 100 रुपीज़ मान लीजिए, उसका प्रावधान बनाते हैं कि चलो भाई डूब जाएगा, तो ये जो 100 रुपीज़ हम अलग से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको घटा देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सपेंस है उसको हम लोग बढ़ा देते हैं कि चलो हम लोग जो है प्रोविज़न बना रहे हैं डाउटफुल एसेट के लिए। तो चूँकि आपका एक्सपेंस जो है वो बढ़ रहा है, मैंने बोला था जब भी आपका एसेट या एक्सपेंस बढ़ता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए
हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग एक प्रोविज़न बनाते हैं डाउटफुल डेट के लिए, और उसको लिए हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारा ये खर्चा है, ठीक है। उसी तरह से जो एक डेटर, ये हमारा क्या है, डेटर से डेटर कहाँ, डेटर एक हमारा क्या होता है बताइए, करंट एसेट होता है, करंट एसेट। और करंट एसेट को हम कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में। लेकिन हमें क्या लग रहा है कि ये डाउटफुल है, पैसा हमको नहीं मिलेगा, तो हम लोग जो बैलेंस शीट में डेटर्स में, डेटर मतलब जो एसेट की तरफ हम जो लिखे थे कि भाई हमारा जो टोटल डेटर्स है, मान लीजिए 1 लाख रुपये हमको आने वाला है, ठीक है। और ये एक व्यक्ति ए था, इसको भी हमने सामान बेचा था और ये हमको पैसा वापस नहीं कर पा रहा है, मान लीजिए 10,000 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे बताइए, हम ये 10,000 रुपीज़ को टोटल डेटर्स में से माइनस कर देंगे कि हमारा भाई ये पहले 1 लाख का आने वाला था, ठीक है, अब हमको 10,000 नहीं मिलेगा, तो हमारा डेटर जो हो गया वो कम हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो जब भी डाउटफुल डेटर्स होता है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डेटर में से उसको घटा देते हैं। ऐसे डेटर को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है। लेकिन डाउटफुल अगर हो गया तो उस डेटर में से उसको घटा देंगे। और फिर हम लोग एक प्रोविज़न भी बनाते हैं, और प्रोविज़न को कैसे बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग एक प्रोविज़न बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को उसको डेबिट करते हैं वहाँ से, ठीक है। क्लियर है, सिंपल सा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो डेटर्स के लिए जो हम लोग प्रोविजनिंग बनाते हैं डाउटफुल डेटर के लिए, वो कैसे बनाते हैं, क्या उसको बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है या क्रेडिट किया जाता है, बैलेंस शीट में किया जाता है। तो इस तरह से आपको देगा, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आनी चाहिए जो हम आपको समझा रहे हैं। बार बार इसको समझिएगा, पढ़िएगा, आपको एकदम कमांड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्रेडिटर। डेटर का ठीक उल्टा क्रेडिटर होता है। इसमें क्या होता है, बिजनेस जो कंपनी है, जो जिसका वो बिजनेस कर रही है, उसने जो है उधार से में सामान क्रेडिट में किसी से लिया है, ठीक है। तो पर्सन टू होम बिजनेस ओज मनी क्रेडिट परचेज, ठीक है। तो वे व्यक्ति जिनके पास व्यवसाय का पैसा बकाया है और क्रेडिट से खरीद कर रहे हैं, मतलब उधार में चीज़ें खरीद रही है कौन, कंपनी, ठीक है। तो चूँकि क्रेडिटर है, इसको हम लोग लेनदार बोलते हैं। तो लेनदार कौन होता है, जिसको कंपनी को पैसा वापस करना है। तो चूँकि 1 साल के अंदर ही होता है, इसलिए क्रेडिटर को भी हम लोग करेंट लायबिलिटी में दिखाते हैं, और लायबिलिटी और है तो कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा परचेज। तो जहाँ भी परचेज का मतलब होता है, खरीदारी का मतलब, परचेज मतलब खरीदना होता है, तो कौन सा चीज़, तो परचेज का मतलब होता है ऐसा सामान जो कंपनी खरीदी है लेकिन बेचने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि मान लो टाटा मोटर्स है, उसका काम है गाड़ी को खरीदना, गाड़ी को बना के बेचना। तो गाड़ी को बनाने के लिए उसके ऊपर रॉ मटेरियल खरीदेगी, कच्चा माल खरीदेगी, ठीक है। तो ऐसा गुड्स, ऐसा सामान जो वो खरीद रही है, उसका प्रोसेसिंग करके फिर वो बेचेगी, तो वैसे चीज़ को हम लोग परचेज बोलते हैं। ऐसा नहीं कि टाटा मोटर्स अगर कोई बड़ा सा फैक्ट्री खरीद रहा है या फिर बड़ा सा जो है ज़मीन खरीद रहा है, तो वो उसका बिजनेस नहीं है, वो ज़मीन इसलिए नहीं लिया है कि उसको बेचना है, ठीक है। तो ऐसा सामान जो बिजनेस खरीद रही है, ठीक है, बेचने के लिए, ठीक है, तो उसको हम लोग परचेज बोलते हैं, खरीदारी। तो पुनर्विक्रय के लिए खरीदा गया माल, तो परचेज को कहाँ लिखते हैं, जो परचेज है, देखो क्लियर के फार्मूला से देखिए, जो परचेज है वो बिजनेस के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस जब हमारा बढ़ रहा है तो क्या उधर उसको किधर लिखिएगा, डेबिट में। इसलिए परचेज अकाउंट हम लोग एक से बनाते हैं खरीदारी खाता, और खरीदारी खाता मतलब एक तरह का खर्चा है, तो हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग जो है परचेज अकाउंट को लिखते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि चूँकि ये खर्चा है, तो खर्चा को आप कहीं भी लिखिएगा तो डेबिट ही होगा ना, क्योंकि आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, ख़त्म कहानी। कोई भी अकाउंट में लिखिए। फिर एक होता है परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवार्ड। परचेज रिटर्न का मतलब कंपनी ने कोई चीज़ खरीदा था, कच्चा माल या रॉ मटेरियल बेचने के लिए, लेकिन उसका कुछ सामान जो है खर्च वो ख़राब निकल गया या फिर उसको वो नहीं चाहिए था, वो क्या करेगा, उसको रिटर्न करेगा। तो शुरू में जब उसने ख़रीदा था तो उसका खर्चा जो होगा, एक्सपेंस जो होगा वो बढ़ा होगा, लेकिन जब वो परचेज रिटर्न कर देगा, वापस करेगा, तो जो इसका खर्चा बढ़ा हुआ था वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो जब भी हमारा एसेट या एक्सपेंस हमारा बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। लेकिन परचेज रिटर्न के कारण उसका खर्चा क्या हो गया, कम हो गया, तो ये क्या होगा, क्रेडिट। इसीलिए परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवार्ड भी इसको बोलते हैं, बाहरी रिटर्न भी बोलते हैं। ये क्या होता है, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, जो उसको सामान भेजा था आपूर्तिकर्ता, उसको माल को वापस कर देता है, ठीक है, किसी भी कारण से। तो चूँकि हमारा खर्चा इससे कम हो जा रहा है, इसलिए चूँकि ऐसे हमारा एक्सपेंस कम हो रहा है, तो क्लियर के फार्मूला से जब भी हमारा एक्सपेंस कम होता है तो हम क्या करते हैं, उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो हम लोग अलग से परचेज रिटर्न का एक अकाउंट बनाते हैं, खरीद रिटर्न खाता बनाते हैं, उसमें उतना अमाउंट जितना हमने रिटर्न किया उसको क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। और फिर जो ट्रेडिंग अकाउंट था, हमने दिखाया था ट्रेडिंग अकाउंट में इतना रुपया हम लोग खरीदे थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमने सामान रिटर्न कर देते हैं उतना सामान उतना हम घटा देते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में खरीदारी से घटाया जाता है परचेज रिटर्न वाले को, ठीक है, ख़त्म। उसी तरह से है सेल्स। सेल्स का मतलब
ऐसा सामान जो कंपनी बेच रही है, ठीक है। गुड्स सोल्ड फॉर द बिजनेस, बिजनेस बेच रही है। तो अब यहाँ देखो क्लियर के फार्मूला से CLEAR से, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, बेच रही है, तो बेचेगी कंपनी, तो कंपनी को क्या मिलेगा, रेवेन्यू, राजस्व। तो मैंने बताया था जब भी CL और R हमारा बढ़ता है तो क्या लिखते हैं, क्रेडिट। तो सेल्स मतलब क्या हो, व्यापार के लिए बेचा गया माल, ठीक है, व्यापार के लिए हो रहा है, याद रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अलग से सेल्स अकाउंट बनाएंगे और उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट की तरफ। फिर एक ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में टोटल लिखते हैं, सेल्स अकाउंट में मतलब करंट वाला लिखते हैं उसी साल का। तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट की तरफ लिख लेंगे, सिंपल है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसी तरह से सेल्स रिटर्न होता है या रिटर्न इनवर्ड। इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए आपने सामान बेचा लेकिन सामने वाले को पसंद नहीं आया, ख़राब निकल गया, तो ये पैसा आपको वापस कर देगा ये सामान को। तो आपने जो दिखाया था कि हमारा इतना रेवेन्यू हम कमाए थे, ये सामान जब बेचे थे, तब आपका रेवेन्यू अब कम हो जाएगा। तो जब भी CL और R कम होता है तो ये क्या होता है, डेबिट। तो आप क्या कीजिएगा, सेल्स अकाउंट, जो सेल्स रिटर्न एक अकाउंट बनाएंगे उसमें डेबिट कीजिएगा, और आपने जो दिखाया था ट्रेडिंग अकाउंट में इतना हमारा सेल हुआ था, उस सेल में से आप उतना जो पैसा जो आपको रिटर्न हो गया है, सामान वापस आ गया है, उतना आप उसको घटा दीजिएगा, ठीक है। उसी को सेल्स रिटर्न या इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड, या इसको आवक रिटर्न भी बोला जाता है। तो गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर्स, ग्राहकों द्वारा लौटाया गया माल, इसके लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाते हैं, बिक्री रिटर्न खाता उसमें डेबिट करते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट में जो हम लोग सेल्स लिखते हैं उतना हम लोग उसमें माइनस कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, सिंपल सा है। हमने कोशिश कर रहे हैं कि पूरा आपको एकदम देसी भाषा में इसको समझाया जाए, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। अकाउंटिंग पढ़ने में कॉन्सेप्ट बहुत ही जटिल है, लेकिन हम आपको सिंपल भाषा में समझा दे रहे हैं, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। आप ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है क्लास। फिर एक है स्टॉक। स्टॉक का मतलब सामान, जो कंपनी जिसका जो बिजनेस जिसका करती है, बोलते हैं ना स्टॉक। जैसे आप कोई दुकान में जाते हैं तो उसके पास कुछ चावल वावल जो है स्टॉक होता है, ठीक है, राइट, उसको स्टॉक बोला जाता है, मेनली माल। तो एक ओपनिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक मतलब जब अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो रहा है, मान लीजिए कोई बिजनेस है, उसका अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल को, वो शुरू करता है अपना अकाउंटिंग। तो 1 अप्रैल के समय उसके पास कितना माल था दुकान में, उसको हम लोग बोल देंगे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब देखो, जो भी इसका ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, तो ये इसका क्या है बताइए। तो इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट की तरफ लिखते हैं, देखो AECLEAR, ठीक है। तो जो भी इसका स्टॉक है, बिजनेस है, वो बिजनेस के लिए क्या है बताइए। बिजनेस के लिए एक तो आपका वो एक्सपेंस भी है और एसेट भी है, खर्चा भी है बिजनेस, क्योंकि उसने सामान खरीदा है, या फिर उसका एसेट भी बोल सकते हैं। एसेट क्यों बोलेंगे, ये इसका करंट एसेट है, क्योंकि इसको ये बेचेगा जब 1 साल के अंदर, तो उसको पैसा मिल जाएगा, क्लियर है ना। तो इसीलिए जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो चूँकि हमारा एसेट बढ़ रहा है इससे, है ना, वो राइट, तो हम लोग उसको एक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड की तरफ ओपनिंग स्टॉक को लिख देते हैं, मतलब जब अकाउंटिंग पीरियड शुरू हुआ था जिस दिन, उस समय। और मान लीजिए हमने अकाउंटिंग कर रहे हैं 1 अप्रैल से लेके मान लीजिए 30 अप्रैल को मान लो। तो जब ये हुआ हमारा ओपनिंग स्टॉक, जिस दिन हम लोग अकाउंटिंग किए ये, और 30 अप्रैल को हमारे पास जो स्टॉक था उसको हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक एट द ईयर एंड, या फिर जब हम लोग अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा है तब, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट की तरफ हम लोग इसको दिखाते हैं, ठीक है। और बैलेंस शीट में हम लोग एसेट की तरफ इसको दिखाते हैं, ठीक है। याद रहेगा, ओपनिंग स्टॉक को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट की तरफ दिखाते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट साइड, ठीक है। और बैलेंस शीट में इसको एसेट साइड दिखाते हैं, क्योंकि हमारा ये एसेट है। उसके बाद होता है एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब सिंपल है, आपको रेवेन्यू समझ में आ गया कि जो सामान वो बेच रहा है उसको कितना उससे पैसा कमा रहा है, प्रॉफिट नहीं। रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट नहीं, कितना का सामान वो बेच रहा है उसको कितना उसको पैसा मिल रहा है, ठीक है। और एक्सपेंस मतलब जो सामान वो बेच रहा है उसको बनाने में कितना उसका खर्चा हुआ है। तो कॉस्ट इंकर टू अर्न रेवेन्यू, सिंपल। तो राजस्व अर्जित करने के लिए जो खर्चा किया गया उसको रेवेन्यू एक्सपेंस बोला जाता है, ठीक है। और आपका रेवेन्यू अगर अधिक होगा और एक्सपेंस हमारा कम होगा तो हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट, और रेवेन्यू आपका कम होगा, एक्सपेंस हमारा व्यय ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लॉस, ठीक है। तो जो एक्सपेंस होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, और डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है वो आपको ध्यान होना चाहिए। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब मजदूरी दिया हुआ है, या फिर कैरिज इनवर्ड, सामान को जैसे कि उस रॉ मटेरियल उसके पास है या कुछ भी है, वो कहीं से मंगा रहा है, जो भी चीज़, तो जितना सामान उसको लाने के लिए जो भी खर्चा हो रहा है फैक्ट्री में आने के लिए, उसको हम लोग कैरिज इनवर्ड बोलते हैं, मतलब आवक ढुलाई, ठीक है। फिर फ्रेट चार्ज। फ्रेट चार्ज का मतलब अब ये सामान है, अब ये सामान को हमको इस कस्टमर को भेजना है, तो इसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन जो भी खर्चा होगा
वो सारा चीज़ें, तो उसको फ्रेट बोला जाता है या ठीक है। तो कैरेज इनवर्ड रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में आने के लिए और इस जो सामान बन गया उसको बेचने के लिए जो हमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही सब लग रहा है उसको हम लोग बोलेंगे फ्रेट चार्ज, ठीक है। तो इसको सबको मिला दीजिएगा जब, तो आपको ये डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है, ठीक है। अब देखिए हम क्लियर के फार्मूला से याद करिए, या इसमें एक्सपेंस बढ़ रहा है कंपनी का, तो एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको डेबिट, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ये सब ट्रेडिंग अकाउंट दोस्तों पढ़ चुके हैं पहले, है ना कल, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग डेबिट की तरफ इसको लिख देते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग क्या मतलब जो व्यापार कर रहा है वो उसका हुआ। फिर एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, अप्रत्यक्ष व्यय। तो याद रखना कि अप्रत्यक्ष व्यय क्या होता है। अप्रत्यक्ष व्यय मतलब सैलरी, मजदूरी नहीं, मजदूरी और सैलरी में अंतर है। मजदूरी दिया जाता है मजदूर को और सैलरी किसको दिया जाता है, जो मजदूरी नहीं करता है, जो मजदूर नहीं होता है, जैसे कोई मैनेजमेंट का काम है या फिर टेक्नीशियन का काम है, ये सारा चीज़, तो उसको सैलरी मिलता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है आपका वेतन, फिर जो फैक्ट्री था उसका रेंट, फिर सामान वो बेच रहा है किसी से बिकवा रहा है तो जो एजेंट को जो कमीशन देता है सो, तो उसका इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष व्यय हो गया। तो चूँकि ये भी खर्चा हमारा है तो इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मतलब सामान को बनाने से, ठीक है ना, मतलब बनाने से तो है लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है, इसलिए इनडायरेक्ट है, इसलिए इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखते हैं, हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट की तरफ लिखते हैं। तो याद रहेगा कि नहीं, पूछ सकता है डायरेक्ट कि जो अप्रत्यक्ष व्यय है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसको कहाँ लिखते हैं, क्या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या कहाँ लिखते हैं, आपको पूछ सकता है। तो याद रखना है कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है वो, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको डेबिट की तरफ लिखते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है वो, और ट्रेडिंग अकाउंट में उसको डेबिट की तरफ लिखते हैं। चूँकि दोनों खर्चा ही है इसलिए उसको डेबिट ही करते हैं, ठीक है, क्लियर के फार्मूला से, राइट। अब हो गया इनकम। इनकम का मतलब सिंपल है कि जो रेवेन्यू होता है या जो अर्निंग, इसको इनकम को हम लोग रेवेन्यू भी बोल सकते हैं या अर्निंग भी बोल सकते हैं, जो भी बिजनेस कमाता है, जो भी बिजनेस से रिलेटेड होता है वो, ठीक है। तो चूँकि अब देखो यहाँ पे देखो क्लियर के फार्मूला से देखिए इसमें क्या हो रहा है, रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है, तो रेवेन्यू हमारा बढ़ता है तो क्या इसको करते हैं क्रेडिट, क्लियर के फार्मूला से, राइट। ये सब आपको बहुत बार बताएं, तो इसीलिए चूँकि इसको क्रेडिट करेंगे और ये इनकम है, इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, हम लोग इसे इसकी मदद से प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको क्रेडिट की तरफ लिखते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है इनकम का, जैसे कि आपको कहीं से रेंट मिल रहा है या फिर कोई कमीशन मिल रहा है, ठीक है, तो वो सारा चीज़ हो गया इनकम, राइट। अब देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बकाया व्यय, मतलब आपका वो खर्चा आपने कर लिया लेकिन आपने उसको पैसा नहीं दिया है, ठीक है, राइट। उसको बोलते हैं एक्सपेंस इनकर्ड, आपको देना था लेकिन दिए नहीं, तो ये एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट येट पेड, वह जो हो गया लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया, आपने उधार में ले लिया, इस तरह सब समझिए कि मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लिया लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं दिया, आपने 1 महीना का किराया नहीं दिया लेकिन आपको देना था, तो चूँकि ये आपका आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस है ये आपका के लिए क्या है दोस्तों, लाइबिलिटी है, क्योंकि आपको देना है। और कैसा लाइबिलिटी है, करेंट लाइबिलिटी है, क्योंकि आपकी ये बिजनेस से रिलेटेड है, एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस मतलब बिजनेस रिलेटेड, और आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया है, तो इसलिए करेंट लाइबिलिटी हुआ, वर्तमान देनदारी हुआ, ठीक है। तो लाइबिलिटी हमने बताया था क्लियर के फार्मूला से, जब भी आपका लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्या उसको किधर लिखते हैं, क्रेडिट की तरफ लिखते हैं, ठीक है। तो और यह बैलेंस शीट में लिखेंगे क्योंकि लाइबिलिटी है, इसलिए बैलेंस शीट में इसको करंट लाइबिलिटी में लिखते हैं, ठीक है। और देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी इसको लिखेंगे, क्योंकि ये जो खर्चा है ये आपको उसी साल का है लेकिन आपने अभी नहीं दिया, आपने बाद में दिया, लेकिन देना को तो अब आपका भी था। तो आप याद कीजिए अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब भी आप रेवेन्यू निकालेंगे या खर्चा निकालेंगे तो जिस साल का आप रेवेन्यू निकाल रहे हैं उस साल का जितना भी खर्चा हुआ है, भले आप उसका पेमेंट किए हों या नहीं किए हों, ठीक है, आपको वो देना पड़ेगा, उसको मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, राइट, है ना। इससे रिलेटेड आपका याद रखिए एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, तो वही है। तो इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है आपको दे देना था, उसी साल का वो है लेकिन आप नहीं दे रहे हैं, तो चूंकि वो उसी साल का है और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो हम लोग बनाते हैं वो उसी साल का हम लोग बनाते हैं, उसी साल का हम लोग इनकम देखते हैं, रेवेन्यू देखते हैं, और उसी साल का हम लोग देखते हैं एक्सपेंस। तो चूँकि ये आपका एक्सपेंस जो है वो उसी साल का, भले आपने नहीं दिया लेकिन था तो वो उसी साल का, इसीलिए ये हमारा करंट लायबिलिटी तो है ही बैलेंस शीट में, लेकिन इसके अलावा ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम लोग, जो एक्सपेंस अभी तक मेरा आया है उसमें भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि वो उसी साल का है। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, अकाउंट में हम लोग उसी साल का खर्चा को लिखते हैं और उसी साल के आय को लिखते हैं। तो P&L अकाउंट में संबंधित व्यय जो हुआ है उसमें से आप उसको जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, और बैलेंस शीट में इसको वर्तमान देयता में करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। इसके ठीक उल्टा प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब आपने सामान का यूज नहीं किया लेकिन उसका पेमेंट आपने पहले ही कर दिया। कहने का मतलब है कि मान लीजिए हम अकाउंटिंग पीरियड निकाल रहे हैं, ठीक है, राइट, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लीजिए 1 अप्रैल से लेकर 30
अप्रैल तक का हम लोग अकाउंटिंग कैलकुलेट करें। लेकिन आपने क्या किया, 1 अप्रैल 30 अप्रैल में आपने मान लीजिए आप वाईफाई यूज कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, 6 मंथ का रिचार्ज आपने एक ही साथ करा दिया, ठीक है, और आपने दे दिया मान लीजिए 3000 रुपीज़ 6 महीना का दे दिया, ठीक है। तो जब आप खर्चा निकालोगे तो क्या आपने जो 3000 रुपीज़ आपने वाईफाई में दिया है 6 मंथ्स के लिए, ठीक है, 1 अप्रैल को या इस ड्यूरेशन में दिया है, तो क्या उसका यूज आप अभी कर लोगे? नहीं, आप क्या करोगे, 1 महीना में कितना यूज करोगे, 500 रुपीज़, ठीक है। लेकिन आपने पैसा पहले दे दिया है, लेकिन आप उसका बेनिफिट जो है आपको मिलता रहेगा लंबे समय तक, ठीक है। तो ये आपके लिए जो आपने प्रीपेड एक्सपेंस दिया है, पहले से भुगतान कर दिया है, लेकिन आपने उसका यूज नहीं किया अभी, तो आपके लिए एसेट का काम करेगा, क्योंकि आपको पैसा नेक्स्ट कुछ मंथ तक के लिए मांगा नहीं जाएगा आपको, लेकिन आप उसका बेनिफिट आप पहले ही बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन आपने उसका बेनिफिट अभी नहीं लिया, पहले ही पेमेंट कर दिए। तो जब आप कोई चीज़ का बेनिफिट पहले नहीं लेते हैं लेकिन पेमेंट पहले ही कर देते हैं, तो वो आपके लिए एक एसेट का काम करता है, करेंट एसेट का, ठीक है। तो वो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, जो आपका अग्रिम भुगतान किया गया है, तो ठीक है, तो ये आपका करेंट एसेट है, ठीक है। इसलिए बैलेंस शीट में इसको करेंट एसेट में हम लोग दिखा देते हैं, क्योंकि आपके बिजनेस से रिलेटेड है और आपको बेनिफिट बाद में मिलेगा, आपने पैसा पेमेंट कर दिया। लेकिन जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो हम लोग इसको टोटल खर्चा तो दिखा दिए होंगे 3000 रुपीज़, लेकिन ये जो 3000 रुपीज़ था, क्या वो जब हम लोग अकाउंटिंग पीरियड बना रहे हैं क्या उसी समय का था? क्या नहीं, उस समय तो सिर्फ 500 था, बाकी का जो 2500 है वो तब बाद में यूज करोगे, उसका बेनिफिट लोगे। तो जब हम टोटल खर्चा जब हम 3000 रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाए थे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2500 रुपीज़ इससे एडजस्ट करना पड़ेगा, इसमें माइनस करना पड़ेगा, तब हमको इस साल का जो है मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंस आएगा, और इसका इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग इनकम जो है रेवेन्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। क्लियर है, सबको समझ में आया? तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस को डिडक्ट करेंगे फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंसेज इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जितना भी पैसा हमारा हमने पहले से पेड कर दिया उसको हम लोग माइनस कर देंगे, और इसको हम लोग बैलेंस शीट में करेंट एसेट में वर्तमान संपत्ति में दिखाएंगे। क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा एक्रूड इनकम, ठीक है। एक्रूड इनकम का मतलब कि आपने उधार में सामान बेचा, लेकिन आपको उसका पैसा नहीं मिलना था लेकिन नहीं मिला, तो ये आपके लिए क्या है, आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा ना, मिलेगा। तो चूँकि ये आपका बिजनेस से रिलेटेड, ये इसको आप समझ लीजिए एक तरह का डेटर है, डेटर जिसको आपने उधार में बेचा है, ठीक है, जो देनदार है जो आपको पैसा देगा 1 साल के अंदर। तो इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, अर्जित हुआ है लेकिन प्राप्त नहीं हुआ है। तो चूँकि ये आपका एसेट है इसलिए इसको करंट एसेट में लिखोगे बैलेंस शीट में, ठीक है। और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कहाँ लिखोगे, रेवेन्यू की तरफ, इनकम की तरफ, ठीक है। तो प्रॉफिट आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो इसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे, है ना। जब भी हमारा एसेट क्लियर के फार्मूला से जब भी हमारा रेवेन्यू बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्रेडिट करेंगे, और बैलेंस शीट में हमारा एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट जब भी बढ़ता है या एक्सपेंस बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। तो ये सब तो आपको बताए हैं, सिंपल अब आपको और मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो जो एक्रूड इनकम होता है वो बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है, इसलिए इसको बैलेंस शीट में लिखते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी इनकम होता है इसलिए उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा हो रहा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है दोस्तों। उसी तरह इसके एक्रूड इनकम का ठीक उल्टा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपने जो है सामान नहीं बेचा लेकिन पहले से आपको एडवांस मिल गया, तो वो इनकम रिसीव इन एडवांस, उसको अर्नड इनकम बोलते हैं, अनअर्जित आय बोलते हैं। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है, आपने सामान बेचा नहीं, पहले मिल गया, मतलब आपके लिए क्या है, करेंट लायबिलिटी, आपको उसको वापस करना पड़ेगा पैसा या सामान को, इसीलिए करेंट लायबिलिटी दिखाते हैं हम इसमें बैलेंस शीट में। और ठीक है, जो भी आपका इनकम आप इसमें पैसा आपको मिला है, लेकिन ये जो इनकम है वो इस साल का तो नहीं था, है ना, पहले का, बाद का पैसा अभी मिल गया है, आपने सामान बेचा नहीं, बाद का पैसा अभी मिल गया, इसीलिए इसको जो रिलेटेड जितना भी आपको इनकम हुआ है उस इनकम में से आपको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को अग्रिम प्राप्त आय को घटाते हैं, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। जब जो हमारा कैपिटल गुड्स होता है, पूंजीगत वस्तु होता है, जब वो यूज होते रहता है, फिक्स एसेट, ठीक है, तो उसका टूटता फूटता रहता है, ठीक है, वो पुराना भी हो जाता है, तो उसका मूल्य जो है घट जाता है, उसी को हम लोग डिप्रिसिएशन बोलते हैं, मूल्यह्रास बोलते हैं। तो चूँकि डिप्रिसिएशन जो है, आपने कोई मशीन को मान लीजिए 1 लाख कर लिया, लेकिन 10 साल के बाद हो सकता है इस मशीन का रेट हो जाएगा 10,000, तो आपका जो 10 साल में आपका मूल्य जो है 90,000 घटा है, ये आपके लिए एक तरह का लॉस है ना, क्योंकि आपने खरीदा था इतना लेकिन आपको मिलेगा 10 साल के बाद इतना, तो आपका जो 90,000 का लॉस हुआ है, इसीलिए डिप्रिसिएशन को एक तरह का खर्चा भी है। तो CLEAR क्लियर के फार्मूला से ये आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब भी आपका बढ़ रहा है तो आप क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप उसको क्या कीजिएगा, डेबिट की तरफ दिखाइएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डेबिट की तरफ दिखाते हैं, और ये चूँकि आपका एसेट था कोई मशीन, लेकिन आपका इसका सामान जो है, मूल्य जो है वो घट रहा है, इसलिए बैलेंस शीट में जो आपका एसेट का था उसमें से उसको घटाओगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट में परिसंपत्ति में से इसको घटाया जाता है, किसको, डिप्रिसिएशन को। नेक्स्ट हमारा है बैड डेट, खराब ऋण, मतलब आपने जो है
किसी को उधार में पैसा दिया था, सामान बेचा था, लेकिन वो पैसा आपको वापस नहीं मिल रहा है, तो बैड डेट का क्या मतलब हुआ? डेटर्स हु कैन नॉट पे, जो पैसा आपको नहीं दे सकता है और इरिकवरेबल है, मतलब आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, अपूर्णीय है। तो देनदार जो भुगतान नहीं कर सकते, तो चूंकि एक तरह का लॉस है, ये एक तरह का खर्चा है, तो CLEAR के फार्मूला से आपका एक्सपेंस जो है वो बढ़ रहा है, तो इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे, है ना। और जो आपका डेटर आपने जो दिखाया था बैलेंस शीट में, जो डेटर था वो आपके लिए एसेट था, लेकिन आपको नहीं मिलेगा, तो डेटर में से बैड डेट को आप घटा दोगे, ठीक है। तो डेटर में से हम लोग उसको घटाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो आपको पैसा आपने उधार में दिया था लेकिन आपको नहीं मिल रहा है, तो ठीक है, ये एक तरह का लॉस है, तो सेम उसका वही करोगे, डेटर में से उसको घटा दोगे और प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में से उसको डेबिट कर दोगे, सिंपल सा चीज़ है। फिर एक है रिजर्व। रिजर्व क्या होता है कि मान लीजिए आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट में से कुछ पैसा आप अलग से काट के रख लोगे, ताकि फ्यूचर में कुछ आपको लग रहा है कि ज़रूरत पड़ेगा, या फिर कोई इमरजेंसी हो सकता, मान लीजिए आपके फैक्ट्री में आग लग गया फ्यूचर में, है ना, तो आपने अगर अलग से पैसा काट के नहीं रखा है पहले, तो आप पैसा कैसे दीजिएगा? तो मतलब इमरजेंसी में आकस्मिक चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत पड़ता है, तो उस सिचुएशन में आप अलग से रिजर्व जो है बना के रखते हैं। और कैसे बनाते हैं? तो रिजर्व जो है, जो आपका प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ पैसा अलग से आप काट के निकाल के अलग से रखते हो। तो कहाँ रखते हो? तो रिजर्व बनाना जो है आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है, इसीलिए इसको हम लोग बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में लायबिलिटी की तरफ हम लोग रिजर्व में दिखाते हैं, ताकि फ्यूचर में कुछ आपको कंटिजेंसी हो रहा है या कोई आवश्यकता हो रहा है तो आप उसका यूज करोगे। तो रिजर्व अलग अलग टाइप का होता है। एक होता है जनरल रिजर्व। इस जनरल रिजर्व में जो भी पैसा डालोगे आप उसको किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, सामान्य रिजर्व। लेकिन एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है, इसमें जो भी पैसा आता है वो आपका कुछ फिक्स चीज़ों से आता है, जैसे कि मान लीजिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, डिबेंचर मोचन रिजर्व, बस एग्जांपल के रूप में उसको ध्यान रखना है। तो रिजर्व दो टाइप का होता है, एक जनरल रिजर्व जिसमें पैसा जनरली बहुत सारी चीज़ से आता है, और स्पेसिफिक रिजर्व पार्टिकुलर चीज़ों से आता है पैसा, और पार्टिकुलर चीज़ में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और रिजर्व को कहाँ दिखाते हो? तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोविज़न, ठीक है। तो प्रोविज़न क्या होता है? ये भी हम प्रॉफिट से ही अलग से निकाल के रखते हैं, और ये भी हमारा एक तरह का लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, ठीक है, राइट। जैसे कि मान लीजिए आपको फ्यूचर में कोई टैक्स देना है, या फिर आपका डिप्रिसिएशन सामान का हो रहा है, तो आपको सामान खरीदना भी पड़ेगा। मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदा है 1 लाख में, 10 साल बाद उस मशीन का रेट हो जाएगा 10,000। तो अगर आप अलग से कुछ पैसा हर साल प्रॉफिट से काट के नहीं रखे हो, तो 10 साल के बाद जो मशीन ख़राब हो जाएगा या उसका मूल्य ख़त्म हो जाएगा, आपको नया मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो कहाँ से लाओगे? तो इसके लिए हम लोग प्रोविज़न बनाते हैं, प्रावधान बनाते हैं, ठीक है। तो या फिर फ्यूचर में कोई टैक्स देना है, या फिर प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास के लिए प्रावधान। तो इसको कहाँ लिखोगे प्रोविज़न को? तो एक तरह का आपको, तो हर आइटम में जो जो आपने, जैसे मशीन है या फिर टैक्स है, तो टैक्स में से जितना भी मान लीजिए आपको लग रहा है कितना पैसा हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो उस पैसा में से आप टैक्स के लिए अलग से उतना रुपया घटा दोगे, तो ठीक है। तो जो रिलेटेड आइटम्स होता है, संबंधित मद होता है, उसमें से घटा के प्रोविज़न बनाया जाता है। तो प्रोविज़न जो बनाना एक तरह का आपका लायबिलिटी, एक तरफ का खर्चा है, ठीक है। लेकिन हमको पता नहीं है, इसका अमाउंट नहीं पता है कि कितना होगा, ठीक है। प्रॉफिट में से उसको निकालते हैं। फिर एक होता है गुडविल। गुडविल सद्भावना, इसके बारे में हमने देखा था, ठीक है। तो कोई भी कंपनी का गुडविल ब्रांड इमेज होगा तो कंपनी को उससे प्रॉफिट होता है, ठीक है, और ये आपको लंबे समय तक होगा, इसीलिए। और ये इंटेंजिबल एसेट होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रतिष्ठा का ये मूल्य होता है। तो गुडविल चूँकि एक कंपनी, अगर आपने कोई कंपनी को ख़रीदा है, तो सिर्फ आप कंपनी को नहीं खरीदते हैं, अगर उसका ब्रांड इमेज है वो भी आप खरीद लेते हो। तो जब आप किसी कंपनी का गुडविल को खरीद रहे हो, ठीक है, जो उसने कमाया था उसका नाम, कंपनी खरीदो उसका नाम भी आपको खरीदना मिलेगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग परचेज गुडविल बोलते हैं। और जो कि गुडविल खरीदे आप, एक तरह का आपका क्या है, आपको वो जो उसका पहले एसेट था, अब वो आपका एसेट हो गया है, और ये इसको आप टच नहीं कर पाते हो, गुडविल को टच कर पाओगे नहीं, इसलिए आपका ये इनटेंजिबल एसेट, अमूर्त परिसंपत्ति है। और इसको हम लोग जो कि खरीद रहे हैं, इसलिए इसको परचेज गुडविल, खरीदी गई सद्भावना बोलते हैं। बैलेंस शीट में अमूर्त परिसंपत्ति में इसको दिखाते हैं। कल हमने गुडविल पर डिटेल में आपको देखा था। दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब आपने कोई कंपनी को खड़ा किया, ठीक है, आपने कुछ खरीदा किसी से, गुडविल नहीं, आप खुद उसको जो है नाम बहुत बढ़ा दिए, तो ये आपका तो गुडविल है। लेकिन चूंकि आप इसको कहीं से खरीदे नहीं, आप इसको खुद से जनरेट किए हैं। या मान लीजिए कि आपने अपने पापा से कोई कंपनी लिया था, तो आपने उधार मतलब खरीदा तो नहीं था, आपको ये इनहेरिटेड मिल गया वंशानुगत के रूप में, तो उसको सेल्फ जनरेटेड बोलते हैं, या खुद से जनरेट हुआ या इनहेरिटेड बोलते हैं। तो उसको हम लोग कहीं रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें आपने खरीदा नहीं है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मौद्रिक जो है लेन देन नहीं हुआ है। लेकिन जो परचेज गुडविल है, चूँकि आप खरीद रहे हो, इसलिए इसको आपका ये एसेट है, और इसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है। तो परचेज गुडविल को आप दिखाते हो,
सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप नहीं कहीं कहीं रिकॉर्ड नहीं करते हो, दर्ज नहीं करते हो। नेक्स्ट हमारा कंटिजेंट लायबिलिटी, मतलब आकस्मिक देयता। तो भविष्य का मान लीजिए कोई घटना हो गया, जैसे कि मान लो फ्यूचर में आपको कोई बिल है, उस पर आपने छूट दिया है, या कोई गारंटी में आपने कोई छूट दिया है, तो आपका ये खर्चा है, लायबिलिटी है, ठीक है। तो इसको आप लोग कंटिजेंट लायबिलिटी बोलते हैं, लेकिन आपका इसका अमाउंट नहीं पता होता है, ठीक है ना, अमाउंट आपको नहीं पता होता है, इसलिए बैलेंस शीट में इसको हम लोग दिखाते नहीं हैं, ठीक है, दिखाते हैं हम लोग नहीं हैं, हम लोग बस बैलेंस शीट में उसको, इसे पूरा बैलेंस शीट बनाए तो नीचे में बस हमको लिख देंगे उसको कि इतना हमको जो है कंटिजेंट लायबिलिटी हमारा है। तो बैलेंस शीट में बस उसको नीचे लिख देते हैं हम लोग, ब्रैकेट करके नीचे ऐसे करके, ठीक है, उसको हम लोग फुट नोट बोलते हैं। तो बैलेंस शीट में हम लोग केवल उसको फुट नोट में लिख देते हैं, उसको दर्ज नहीं करते हैं कि कितना रुपया है, मतलब एसेट मतलब लायबिलिटी की तरफ नहीं लिखते हैं, बस नीचे में फुट नोट में लिख देते हैं, ठीक है, मतलब नीचे जैसे स्टार मार्क करके लिख देते हैं। फिर एक होता है कैरेज मतलब भाड़ा, ठीक है। तो कैरेज एक इनवर्ड्स होता है, ठीक है, कोई भी सामान को फैक्ट्री में लाने के लिए जो खर्चा होता है, तो खर्चा है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट की तरफ। हमने देखा था ना, कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड, वही वाला है। कैरेज आउटवर्ड मतलब सामान को जब आप बाहर भेजने दे रहे हो, ठीक है, तो उसको कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं। तो इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, यदि इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक तरह का है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट की तरफ इसको हम लोग लिखते हैं। और जो हमारा कैरेज इनवर्ड है, ये एक तरफ का डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रत्यक्ष खर्चा, तो कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट की तरफ। क्लियर है। फिर है डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब छूट। डिस्काउंट दो तरह से होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है दोस्तों, कोई सामान पे आपको मिलता है, ठीक है, इसको बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में नहीं लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई सामान, आपने मान लीजिए कोई शर्ट है 1000 रुपीज़ का, आपने शर्ट लेने गए 1000 रुपीज़, एक शर्ट का प्राइस, आपने बोला कि हम 50 शर्ट लेंगे, तो दुकान बोलेगा ठीक है, ये 1000 रुपीज़ नहीं लगेगा, आपको पर शर्ट 950 रुपीज़ लगेगा, 50 रुपये का छूट दे रहे हैं, ठीक है। तो 100 शर्ट पे आपको कितना छूट मिलेगा, 100 शर्ट पे आपको मिल जाएगा 5000 का छूट। एक शर्ट पे 50 रुपीज़ का अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो 100 शर्ट पे आपको 5000 का छूट मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन आपको देना कितना था, आपको देना था 1000 रुपीज़ इंटू 50, मतलब आपको देना था, ठीक है, आपको देना था 50,000 रुपीज़, लेकिन आप दे कितना रहे हैं, 950 इंटू 50 मतलब हो गया 25 25 9 50 47, आप दे रहे हैं कितना, आपको जो डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा, एक शर्ट पे 50 रुपये है तो 50 शर्ट पे कितना मिलेगा 2500, तो आपको कितना रुपया देना था 50,000, लेकिन आप दे कितना रहे हैं 47,500, तो जो आपको जो 2500 का जो डिस्काउंट मिला है, ठीक है, तो आपको लेकिन सामान तो इतना ही में मिला है ना, ठीक है। इसीलिए जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, जो आप बल्क में कोई चीज़ को थोक में ख़रीदते हो तो आपको जो छूट मिलता है उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग अपने बुक में, पुस्तक में दर्ज नहीं करते हैं, है ना, जर्नल में तो हम लोग लिखेंगे कि हमको शर्ट 950 का ही मिला है, ठीक है, उसको ट्रेड डिस्काउंट भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आपको छूट तो मिला है, इसको लिखते नहीं। एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए आपने जो है सामान बेचा, ठीक है, सामान बेचा और ये बोला कि ठीक है, और ये व्यक्ति बोला कि ठीक है, हम जो है 1 साल के अंदर आपको पैसा दे देंगे, ठीक है, 50,000 रुपीज़ आपने सामान दिया और बोला कि 1 साल के अंदर, ये बोला कि हम दे देंगे पैसा, उधार में बेचा, लेकिन आपको पैसा का ज़रूरत पड़ा, तो ये बोला कि ऐसा करो ना कि तुम हमको अभी पैसा दे दो, मान लो ये सितंबर का महीना है, ये आपको दिसंबर में पैसा देता, जनवरी में आपने बेचा तो ये आपको दिसंबर के तक पैसा दे देता, सितंबर का महीना आ गया, आपको पैसा का ये ज़रूरत हो गया, आप बोले कि ऐसा करो, आप तुम जो 50,000 तुमको देना था ना, तुम हमको 48,000 ही दो, ठीक है, 2,000 रुपीज़ का तुमको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो जब भी जिस दिन को भुगतान पेमेंट करना था उसके पहले ही अगर वो पेमेंट कर दे रहा है तो सामने वाला कुछ जो डिस्काउंट देता है उसको नहीं तो वो क्यों देगा पहले पैसा देने का कोई मतलब नहीं है। अगर पहले पैसा दे रहा है मतलब आप कुछ डिस्काउंट दीजिएगा तभी तो दे रहा है, तो उसको हम लोग कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट को जब कोई बल्क में चीज़ों को खरीदते हैं तब मिलता है और इसको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड में नहीं लिखते हैं, और कैश डिस्काउंट को हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, लिखते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस को 50,000 ही मिलना था लेकिन उसको मिला कितना 48,000, तो जो 2,000 का जो बिजनेस को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा है ना 2,000 का, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखो लॉस हो रहा है या खर्चा हो गया ऐसा मान सकते हैं। तो जब भी एक्सपेंस हमारा बढ़ता है तो हम लोग के कंपनी कहाँ लिखेगी, उसको डेबिट की तरफ, तो डिस्काउंट अलाउड हम लोग एक लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट की तरफ, ठीक है। और जिसको डिस्काउंट मिल रहा है, जो एक व्यक्ति को डिस्काउंट
मिला और एक व्यक्ति ने डिस्काउंट दिया, तो जिसको मिल रहा है उसके लिए क्या है, ये रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, तो वो कहाँ लिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो किधर लिखेगा, क्रेडिट की तरफ। सिंपल है, ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, सिंपल हम आपको बताते यार, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया डिस्काउंट के बारे में, याद रखिएगा। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग नहीं लिखते हैं और कैश डिस्काउंट को लिखते हैं। जो व्यक्ति को डिस्काउंट मिल रहा है वो क्रेडिट साइड लिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो डिस्काउंट दे रहा है उसके लिए एक तरह का ये खर्चा है, लॉस है, तो उसको लिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिल रिसीवेबल, ऐसा उधार में उसने सामान बेचा है, 1 साल के अंदर उसको पैसा मिलेगा तो ये करंट एसेट है, ठीक है। बिल पेएबल क्या है, करंट लायबिलिटी है, ये सब बता दिए। फिर सस्पेंस अकाउंट क्या होता है देखो हमने आपको कल बताया था ट्रायल बैलेंस के बारे में। सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जो डेबिट साइड में जितना हम लिखते हैं हम लोग और जो क्रेडिट साइड में लिखते हैं दोनों इक्वल होता है। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से इक्वल नहीं हुआ, तो उस केस में जब हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं होता है तो हम लोग एक सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। और वो अकाउंट तब तक रहता है, फिर हम लोग गलती देखते हैं, हम लोग अलग अलग टाइप का गलती देख लिए हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ठीक है, ओमिशन, कमीशन, ये सारा चीज़। तो फिर हम लोग एरर को कैलकुलेट करके ख़त्म कर देते हैं, तो फिर सस्पेंस अकाउंट को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, एक टेम्पररी अकाउंट होता है, वो तब बनता है जब हमारा ट्रायल बैलेंस को इक्वल नहीं करता है डेबिट और क्रेडिट। फिर हम लोग एरर को सही कर लेते हैं और फिर ट्रायल बैलेंस को हम लोग इक्वल कर लेते हैं और सस्पेंस अकाउंट को बंद कर देते हैं। तो इसलिए सस्पेंस अकाउंट जो होता है वो टेम्पररी अकाउंट होता है, जो तब बनता है जब ट्रायल बैलेंस हमारा इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री बहुत सारा सिंपल सा चीज़ है, ये कैश बुक में होता है। देखो कैश बुक में मैंने आपको बताया था एक बैंक का कॉलम होता है और एक होता है कैश का कॉलम, ठीक है। डेबिट की तरफ होता है ये बैंक कैश और क्रेडिट की तरफ भी होता है बैंक कॉलम और कैश का कॉलम, मतलब जो आपने बैंक से ट्रांजेक्शन किया और जो आप कैश में कर रहे हैं, ठीक है। मान लो आपके पास 1000 रुपीज़ था, आपने क्या किया, उस पैसा को अपने हाथ से निकाल के बैंक में डाल दिया, ठीक है। अब हमको ये बताइए ये पैसा बैंक में क्या हुआ होगा, 1000 रुपीज़ बढ़ गया होगा, लेकिन ये बिजनेस का ही है, ये भी कैश जो है बिजनेस का है, ठीक है। अब ये कैश जो है घट गया, लेकिन ओवरऑल कुछ इम्पैक्ट पड़ा। मान लीजिए पहले बैंक में 10,000 रुपीज़ था और कैश में था 11,000 रुपीज़, ठीक है। आपने अब क्या किया, आपका जो कैश था उसमें से आपने 1,000 रुपया माइनस किया, 1,000 रुपया डाल दिया बैंक में, तो बैंक में आप कितना हो गया, 11,000 रुपया, 11,000, और कैश में कितना हो गया, 10,000 रुपीज़। पहले कितना था पैसा, बैंक में था 10,000 और कैश में था 11,000, टोटल कितना पैसा था 21,000। अभी बैंक में कितना पैसा हो गया 11,000 और कैश में कितना हो गया 10,000, दोनों कितना हो गया 21,000। कोई इम्पैक्ट पड़ा, बताइए, नहीं पड़ा ना, सेम रहा। तो उसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें कैश बुक का दोनों साइड्स, चाहे वो बैंक कॉलम हो या कैश कॉलम, दोनों टोटल जो होता है वो सेम होता है, जिसमें हम लोग कैश निकालते हैं, निकाल के बैंक में डालते हैं या बैंक का पैसा निकाल के कैश में डालते हैं, दोनों सेम होता है। कोई जो है ओवरऑल कोई इम्पैक्ट हम लोग को नहीं पड़ता है। कॉन्ट्रा एंट्री को दिखाने के लिए कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, उसके लिए हम लोग सी अल्फ़ाबेट को यूज कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे बैंक से हमने 1000 निकाला और इसमें डाला, तो इसके बगल में हम यहाँ पे सी लिख देंगे, इससे पता चल जाएगा कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है और इसमें ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा कैश बुक में होता है, जब हम लोग बैंक से पैसा निकाल के कैश के रूप में अपने पास रखते हैं, मतलब बिजनेस रखता है, या फिर कैश बैंक का पैसा निकाल के कैश में रखते हैं या कैश का हम लोग बैंक में डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एक्रूअल कॉन्सेप्ट आइटम्स, मतलब उपार्जन अवधारणा देखते हैं। एक्रूअल मतलब आपको पैसा मिलना था लेकिन नहीं मिला, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आपने खर्चा का पैसा अभी नहीं देना था लेकिन आपने, ठीक है। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब जो आपको पैसा देना था आपने नहीं दिया, या फिर आपको नहीं देना था आपने दे दिया, ठीक है, दोनों इसमें आएगा। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आपको पैसा देना था या नहीं दिया अभी आपने। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब अभी नहीं देना था लेकिन आपने दे दिया। एक्रूड इनकम मतलब जो आपको पैसा मिलना था अभी लेकिन नहीं मिला। और अनअर्न्ड मतलब इनकम मतलब जो आपको पैसा नहीं मिलना था लेकिन मिल गया, वही है, ऑलरेडी हमने देख लिया। तो जब भी ये सब चीज़ होता है तो हम लोग जब भी फाइनल अच्छे अकाउंट बनाएंगे, जब भी उसका हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे या फिर
जब हम उसका बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर हम उसी साल का दिख रहे हैं तो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो हम लोग उसको टोटल एक्सपेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो डेबिट साइड उसमें जोड़ देंगे। अगर प्रीपेड एक्सपेंस है तो हम लोग उसमें घटा देंगे, जो एक्रूड इनकम है उसको जोड़ देंगे, अनअर्न इनकम को हटा देंगे, बस यही है। क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा क्या होता है, लायबिलिटी, प्रीपेड क्या होता है, एसेट, एक्रूड इनकम क्या होता है, एसेट, अनअर्न इनकम क्या होता है आपको लायबिलिटी। तो इस तरह से आप कुछ मिसलेनियस टर्म को हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो जो भी आपका करंट एसेट है, हमने करंट एसेट के बारे में डिटेल में देख लिया, और जो भी करंट लायबिलिटी है, दोनों को जब माइनस कर दोगे तो आपको वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स मतलब जितना का सामान आप बेच रहे हो जो बिजनेस से रिलेटेड है वो बोल रहा हूँ मैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो सामान आप बेच रहे हो उसका कितना खर्चा हो रहा है टोटल। सिर्फ इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सिर्फ ये नहीं आता है कि कितना का आपने सामान खरीदा है, उसको ट्रांसपोर्टेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारा चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब आप सेल से माइनस कर दोगे बिक्री में से इसको, तो आपको सकल लाभ मिल जाएगा। फिर अगर नेट प्रॉफिट निकालना है तो आपने जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंस को आप घटाइए और इनडायरेक्ट इनकम को जोड़ दीजिए तो आपको नेट प्रॉफिट आएगा। फिर एक होता है फिक्सियस एसेट। फिक्सियस एसेट मतलब हमने जो देखा था ना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, जो एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा होता है वो सब फिक्सियस एसेट है, या डिस्काउंट ऑन इशू, ठीक है। तो ये चूँकि आपका एसेट है इसलिए इसको एसेट की तरफ हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, लेकिन इसका कोई रियल वैल्यू उस टाइप का नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये फिक्सियस है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका समझ में आ गया, ये बेसिक जो टर्म्स था अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की ज़रूरत होता है वो। अब हम लोग अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहला समझिए, हम लोग जर्नल एंट्री कैसे होता है वो देखेंगे, फिर लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है, ठीक है, आपको जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है, ये सब समझ लीजिए आप। तो मान लीजिए ओनर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि ओनर ने इंट्रोड्यूस कैपिटल 50,000 कैश, तो मालिक ने 50,000 नगद पूंजी पेश किया, ठीक है, मतलब दिया, ठीक है। तो ये क्या है, कैपिटल है। कैपिटल क्या होता है बिजनेस के लिए, लायबिलिटी होता है, ठीक है। चलो ये इतना हो गया। फिर परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000, तो बिजनेस ने 20,000 रुपये में का कैश में सामान को खरीदा। फिर है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम से शर्मा ₹8,000, तो शर्मा से क्रेडिट पे मतलब उधार में क्या खरीदा, 8,000 रुपीज़ का फर्नीचर खरीदा, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब देखो जब वो कोई भी ट्रांजेक्शन जो होगा तो उसका याद रखना उसका दो साइड होगा, एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट, एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट, एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। तो क्लियर के फार्मूला से देखेंगे तो एकदम सब आपका सट सट बनते जाएगा। तो पहला में देखिए, ओनर ने कैपिटल लेकर आया तो बिजनेस को क्या मिला, कैपिटल। तो जब भी कैपिटल बढ़ता है तो क्या हुआ, ये क्रेडिट हुआ। और 50,000 रुपीज़ कैश भी तो मिला, यही क्रेडिट, कैपिटल भी मिला और वही और किसके रूप में मिला, कैश के रूप में। तो कैश बिजनेस के लिए क्या हुआ, डेबिट, ठीक है। एसेट हुआ, एसेट हमारा बढ़ रहा है बिजनेस का 50,000, तो उसका क्या होगा, डेबिट। तो देखो पहला ट्रांजेक्शन में कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट, और कैश को क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट डेबिट हुआ है टू कैपिटल अकाउंट। अब इसको क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं, जो हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ओनर ने कैपिटल डाला, तो इसको हम लोग जर्नल बोलते हैं, जर्नल में लोग एंट्री कर रहे हैं। दूसरा है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000, सामान खरीदा गया 20,000 का, ठीक है। तो कंपनी के पास 20,000 का जो सामान आया, तो सामान कंपनी के लिए क्या है बताइए, एसेट है या फिर एक्सपेंस है। तो कंपनी का एक्सपेंस बढ़ रहा है या फिर एसेट हमारा बढ़ रहा है। तो जब भी एसेट या एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, डेबिट, ठीक है। और किस में खरीदा, कैश में, 20,000 में। तो कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और कैश क्या है, एसेट, ठीक है ना। कैश क्या होता है, एसेट, एसेट हमारा घट रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। तो हम क्या लिखेंगे, कैश का अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट, और गुड्स का अकाउंट क्या हुआ, डेबिट, या परचेज अकाउंट। तो आप देखिए परचेज अकाउंट डेबिट 20,000, कैश अकाउंट क्रेडिट, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया कि हमने जो है कैश में सामान खरीदा, ये जर्नल एंट्री हो गया। तीसरा क्या है, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम शर्मा 8,000, जब भी क्रेडिट लिखा रहेगा मतलब उधार में, तो शर्मा से 8,000 रुपीज़ में हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा। तो शर्मा क्या हो गया, हमारे लिए उधार में खरीदा ना, क्रेडिट में, तो शर्मा हमारे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, क्योंकि हमने उधार में ख़रीदा है, ठीक है। तो हमको पैसा वापस करना है, शर्मा को करना है ना। तो क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी हमारा बढ़ रहा है, हमको पैसा वापस करना है। तो जब भी लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट, ठीक है। और हम लोग फर्नीचर हमारे पास आया, जब फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर आया, तो फर्नीचर क्या हो गया हमारे पास, एसेट। तो एसेट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। तो फर्नीचर का अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और शर्मा का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ 8,000 से, टू शर्मा, क्रेडिटर है शर्मा, तो अकाउंट जिसका क्रेडिट हुआ
ठीक है 8000 का, और हमने क्या लिखा कि फर्नीचर को हम लोगों ने उधार में ख़रीदा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू ए को हमने सामान बेचा उधार में, ठीक है। तो ए को सामान बेचा तो हमारा जो गुड्स है, गुड्स वो कम हुआ, तो हमारा जो एसेट है, कंपनी का जो एसेट है वो हमारा कम हुआ। तो जब हमारा एसेट कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। या ऐसे भी समझिए कि हमारा जो रेवेन्यू है वो बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा है ना, क्योंकि हमने सामान बेचा तो हमको राजस्व मिला, रेवेन्यू मिला, तो हमारा रेवेन्यू बढ़ा, तो हमने क्या लिखा है, क्रेडिट। तो गुड्स अकाउंट क्या होगा, हमारा क्रेडिट होगा, चाहे उसको आप एसेट के रिस्पेक्ट में देखिए या रेवेन्यू के, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। और हमने उधार में बेचा सामान, ठीक है। तो ए जो है हमारे लिए क्या हुआ, डेटर हुआ, करंट एसेट हुआ डेटर। तो हमारा एसेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब भी एसेट हमारा बढ़ता है तो हम क्या लिखते हैं, डेबिट। तो ए का अकाउंट क्या होगा, डेबिट, क्योंकि ए हमारे लिए एसेट है, ठीक है। और जो गुड्स का अकाउंट, गुड्स हमारा कम हुआ तो क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ देखिए डेटर जो है, जो ए डेटर है, देनदार है, वो हमारे लिए डेबिट हुआ, तो डेबिट कर दिए। और सेल्स अकाउंट जो है, गुड्स अकाउंट आप या सेल्स अकाउंट लिख सकते हैं, 50,000 क्रेडिट में हम लोगों ने बेचा। फिर नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम ए 6,000 रुपीज़, ए से हमको 6,000 रुपीज़ मिल गया, ठीक है। ए से हमने सामान बेचा था कितना, 50,000 का, हमको 6,000 मिल गया। तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो दोस्तों एसेट था, हमको एसेट कितना मिलने वाला था पहले बताओ, हमको एसेट पहले मिलने वाला था 15, कहाँ गया हमने, हाँ ठीक है, हमको 15,000 मिलने वाला था उधार में, जो हमने बेचा उसको, ठीक है ना। लेकिन अब हमको मिल रहा है 6,000 रुपीज़। तो हमको जो 15,000 पहले मिलना था, 6,000 तो मिल गया, ठीक है ना, 6,000 मिल गया। तो हमारा जो एसेट था वो थोड़ा कम हुआ, मतलब डेटर जो था, डेटर थोड़ा कम हो गया, क्योंकि हमको 15,000 में तो 6,000 मिल गया। तो हमारा जो एसेट पहले था, ठीक है, वो हमारा 6,000 रुपीज़ कम हो गया। लेकिन हमको मिला क्या, कैश। तो हमारा कैश जो है वो बढ़ा, तो कैश हमारे लिए क्या है, एसेट हमारा बढ़ा 6,000 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, डेबिट। और हमारा जो डेटर का अकाउंट था वो 6,000 से हम क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, मतलब क्रेडिट करेंगे, एसेट हमारा कम हो रहा है, ठीक है। तो एक तरफ हमारा कैश वाला जो एसेट है वो ज़्यादा हो रहा है 6,000, और डेटर का जो अकाउंट है वो हमारा 6,000 से कम हो जा रहा है। तो और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रिसीव्ड फ्रॉम ए से हमको पैसा मिला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पेड शर्मा, जो क्रेडिटर था, शर्मा से हम लोगों ने जो उधार में सामान लिया था वो हम लोगों ने 4,000 रुपीज़ दे दिया। तो हमारा जो कैश होगा वो कम होगा, तो कैश कम होगा मतलब एसेट हमारा कम हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट। और शर्मा हमारे लिए क्या था, शर्मा को हमको कितना रुपया देना था, शर्मा को हमको रुपीज़ देना था, कितना देना था, देखो 8,000 रुपीज़। तो हमको 8,000 रुपीज़ देना था, वो हमारी लाइबिलिटी था। अब हमारा लाइबिलिटी कम हो जाएगा क्योंकि हमने 4,000 रुपीज़ दे दिया। अब हमारा जो शर्मा का अकाउंट है, पहले जो हमको 8,000 देना था, जो हमारे लिए लाइबिलिटी था, अब हमको 4,000 ही देना पड़ेगा। तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो गया, लाइबिलिटी कम हो गया। लाइबिलिटी जब कम होगा तो क्या लिखते हैं, डेबिट। तो शर्मा का अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो गया, लाइबिलिटी हमारा कम हुआ। और कैश अकाउंट हमारा बढ़ा, ठीक, सॉरी, कैश अकाउंट हमारा कम हो गया क्योंकि हमने कैश में दिया, ठीक है। तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हुआ, एसेट हमारा कम हुआ, ब्रैकेट में होगा पेड टू क्रेडिटर, लेनदार को भुगतान किया गया। नेक्स्ट हमारा है ओनर विड्रॉ कैश 2,000 रुपीज़, ओनर ने पैसा निकाल लिया, ठीक है। तो ओनर जब भी बिजनेस से पैसा निकाल लेता है तो किससे निकालता है, कैपिटल से। तो जो कैपिटल होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। और ड्राइंग इसी को आहरण बोलते हैं, और ड्राइंग हमारा बढ़ेगा। तो ड्राइंग जब हमारा कैपिटल हमारा CLEAR से फार्मूला से कैपिटल हमारा बढ़ता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। और ड्राइंग हमारा कैपिटल हमारा बढ़ता है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे कैपिटल तो कम हो रहा है 2,000 रुपीज़, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो 2,000 रुपीज़ कम हो रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे उसको, ठीक है। तो जो हमारा कैश है, बिजनेस का जो कैश है, बिजनेस का कैश में हम लोग शर्मा को पैसा दे रहे हैं, तो बिजनेस का जो कैश है, एसेट है, वो कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है तो क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। और जो ड्राइंग अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट बढ़ता है तो याद रखना है कि जब भी ड्राइंग हमारा बढ़ेगा तो हमारे लिए क्या होता है, ठीक है। तो बिजनेस का जो एसेट है, बिजनेस का जो लाइबिलिटी है वो कम हो जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। बिजनेस का जो लाइबिलिटी है ड्राइंग के कारण कम हो जाता है, और लाइबिलिटी जब कम होता है तो क्या होता है, डेबिट। तो ड्राइंग अकाउंट जब भी हमारा बढ़ेगा तो डेबिट करते हैं, और कैश हमारा घट रहा है तो क्रेडिट होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा हो गया जर्नल में इसी तरह से एंट्री करते हैं। उसके बाद जर्नल से हम लोग बनाते हैं, हम लोग को जर्नल के बाद लेजर बनाना था। तो लेजर में क्या करते हैं, अलग अलग अकाउंट को एक जगह हम लोग लिख लेते हैं। तो जहाँ जहाँ कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है, देखो कैश यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जर्नल में अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। जैसे कैश का अकाउंट हम लोग बनाएंगे, जो अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है, कैश अकाउंट हुआ है, कैश का कहाँ कहाँ है तो लिख लीजिए, कौन कौन से अकाउंट है सबसे पहले वो देख लीजिए।
कैश अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, देखो यहाँ फिर कैश अकाउंट, ठीक है, फिर फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, फिर क्रेडिटर का अकाउंट है, डेटर का अकाउंट है, ठीक है ना, डेटर का अकाउंट हो गया ये। तो जहाँ जहाँ अकाउंट है वो एक जैसा लिख लीजिए। तो सबसे पहले, और जनरल लेजर जो होता है वो टी के फॉर्म में ऐसे रहता है, एक तरफ डेबिट होता है, एक तरफ क्रेडिट होता है, ठीक है, इसलिए इसको टी अकाउंट हम लोग बोलते हैं, ठीक। तो सबसे पहले कैश में आपने लिख लिया, कैश में भी देखो 50,000 कैश में हमको डिपॉजिट हुआ डेबिट में। तो जहाँ जहाँ मिला है पैसा वो प्लस प्लस कर लीजिए, और जहाँ जहाँ आपने पैसा दिया है उसको क्रेडिट में लिख लीजिए, ठीक है, क्लियर। तो आपको पैसा जो आपने मिला है 50,000, 6,000, 56 हो गया, और जो आपने पैसा ऊपर से ही देख लीजिए कहाँ कहाँ का आपका पैसा खर्च हुआ है। तो 20,000 आपने खर्च किया, ठीक है, यहाँ पे आपने दिया, ठीक है। जब आपने परचेज किया सामान 20,000 खर्च हुआ, आपको मिला कहाँ, यहाँ पे 50,000 डेबिट हुआ। तो जहाँ जहाँ डेबिट के को एक तरफ लिख लीजिए, क्रेडिट को अलग अलग लिख लीजिए। तो कैश यहाँ पे डेबिट हुआ, फिर आपका कैश जो है यहाँ पे डेबिट हुआ, ठीक है। तो कितना डेबिट हुआ, 50,000 और 6, तो आपने लिख लिया 50 + 6। और क्रेडिट कहाँ कहाँ हुआ लिख लीजिए, जो आपने पैसा दिया है। तो यहाँ पे हुआ कैपिटल अकाउंट के कारण, यहाँ पे हुआ परचेज अकाउंट के कारण, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हुआ शर्मा अकाउंट के कारण, और यहाँ पे हुआ ड्राइंग अकाउंट के कारण। तो सबको जोड़ दीजिए, 20,000 + 4,000 + 2,000, ठीक है। तो टोटल आपको आ जाएगा 26,000, ठीक है। तो आप देखिए 26,000 आपका क्रेडिट आ रहा है, और डेबिट कितना है आपका 56,000। तो दोनों को घटा देंगे तो आपका डेबिट बैलेंस अधिक, डेबिट अधिक आएगा। हमारा डेबिट अधिक है, क्रेडिट कम है, तो दोनों को घटा दीजिए तो टोटल क्या आएगा, डेबिट बैलेंस। तो कैश आया डेबिट में, तो ये हो गया कैश का लेजर बन गया। उसी तरह से और दूसरा अकाउंट क्या था, डेटर का अकाउंट था, डेटर का, जिससे जो उधार में आपसे सामान खरीदा था। तो डेटर कहाँ कहाँ लिखा हुआ है देख लीजिए, यहाँ पे डेटर लिखा हुआ है डेबिट में 15,000, ठीक है। उसके बाद और क्रेडिट में लिखा हुआ है यहाँ पे देखो डेटर 6,000, ठीक है। तो 15,000 डेबिट में, 6,000 क्रेडिट में। तो डेबिट अधिक है 15,000, 6,000 है, तो डेटर बैलेंस कितना आ गया डेबिट में 9,000। उसी तरह से फर्नीचर आपने ख़रीदा, ठीक है, फर्नीचर का अकाउंट है। तो फर्नीचर आपने देखो 8,000 रुपीज़, एक ही जगह फर्नीचर लिखा हुआ है, और कहीं लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। तो फर्नीचर का अकाउंट 8,000 आया, तो 8,000 ही डेबिट हो गया। परचेज अकाउंट उसी तरह से 20,000 का, कहाँ गया परचेज अकाउंट, देखो यहाँ पे है परचेज अकाउंट 20,000 का, ठीक है। तो आपने लिख लिया परचेज 20,000, और सेल्स भी 15,000, सेल्स आपने लिखा, देखो ये है सेल्स, ठीक है, ये है आपका सेल्स अकाउंट। तो क्रेडिट हो रहा है 15,000 से, तो आपने ये लिख लिया। तो इस तरह से आपको लेजर बन गया। लेजर बनने के बाद दोस्तों हम लोग जो है उसके अलावा और कौन सा अकाउंट, और बहुत सारे अकाउंट है, ठीक है। और और कोई अकाउंट है, तो क्रेडिटर का शर्मा का अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस है 8,000, और हमने जो 4,000 रिटर्न कर दिया था, ठीक है। तो 4,000 रुपीज़ हम लोग का क्रेडिट बैलेंस आ गया। ड्राइंग 2,000 था, कैपिटल। इस तरह से अलग अलग अकाउंट का डेबिट क्रेडिट करके लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। उसमें कुछ नहीं करते हैं, जो हमारा बैलेंस हम आ रहा है ना, हर अकाउंट का बैलेंस, जैसे कैश अकाउंट का डेबिट आया 3,000, डेटर बैलेंस का 9,000 आया डेबिट, फर्नीचर का डेबिट आया 8,000, परचेज का डेबिट आया 20,000, सेल्स का इतना आया, क्रेडिटर का बैलेंस वाला सबका बैलेंस लिख लो। तो ट्रायल बैलेंस में सबका बैलेंस लिख लीजिए कि डेबिट की तरफ किसका किसका बैलेंस है। कैश का है 30,000, डेटर का ये, फर्नीचर का ये, परचेज का ये, तो टोटल डेबिट बैलेंस ही आया। और क्रेडिट की तरफ किसका किसका बैलेंस है वो लिख लीजिए। तो दोनों जो है इक्वल आना चाहिए ट्रायल बैलेंस में। अगर इक्वल नहीं आता है तो गलती है। और हमने बताया था कि ट्रायल बैलेंस इक्वल हो भी जाता है तो भी हम कंफर्म रूप से नहीं बोल सकते कि हमने जो एंट्री किया है वो सही है। क्लास आप डिटेल में देखिए। तो इस तरह से आपको जो है जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, ट्रायल बैलेंस। तो देखो ये जो बनाने का तरीका था, जब तक आपको हम कॉन्सेप्ट नहीं सिखाते तो नहीं बनता। इसलिए शुरू का हमने जो है 40-50 मिनट का आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, फिर आपको न्यूमेरिकल बनना आसान हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और बैलेंस शीट ये सब बनाना है। और इसमें एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट मतलब जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग। इसमें हमने देखा कि इसमें प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग ये सब कुछ लिखा हुआ नहीं है, डिप्रिसिएशन ये सब कुछ लिखा हुआ नहीं। इस क्वेश्चन में आपको प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग ये सब लिखा रहेगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कि कैश अकाउंट आपका जो है 10,000 रुपीज़ है। ओपनिंग स्टॉक मतलब जो शुरू में आपका बिजनेस के लिए जो भी आपके पास माल है वो है 20,000 का। तो ये दोस्तों क्वेश्चन दिया, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक मतलब सामान जो आपका शुरू में था वो हो गया ओपनिंग स्टॉक। परचेज मतलब आपने सामान खरीदा 60,000 रुपीज़ का, मशीनरी खरीदा 40,000 रुपीज़ का, डेटर जो आपने उधार में सामान बेचा, ठीक है, वो 18,000 रुपीज़ का, सैलरी जो आपने पेमेंट किया 8,000 रुपीज़, आपने रेंट दिया 3,000 रुपीज़, इंश्योरेंस का पैसा दिया आपने 2,000, बिल्डिंग का आपका है जो एसेट है वो है 1,03,000, ठीक है। आपने जो उधार में सामान बेचा, सेल्स किया 1,20,000 का, ठीक है, मतलब सेल्स किया, सामान बेचा
1,20,000 का उधार में नहीं, ऐसे बेचा। क्रेडिटर जो आपने जो है जिससे सामान लिया है, ठीक है, वो है आपका 12,000। आपने लोन लिया है 30,000 का, कैपिटल आपके पास है 1 लाख का, रेंट जो आपको मिला है वो 2,000 का है। इसमें एडजस्टमेंट क्या करना है आपको, ये थोड़ा क्वेश्चन टफ है इसलिए घबराना नहीं है। इसमें क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 30,000, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो आपको सैलरी देना था लेकिन आपने नहीं दिया, वो है 1 लाख, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस, आपको इंश्योरेंस का पैसा नहीं देना था लेकिन आपने पहले ही पेड कर दिया 500। फिर है डिप्रिसिएशन मशीनरी, मशीन जो है वो आपका डिप्रिसिएट हो रहा है, ये हमने देखा ना, जो मशीनरी आपके पास है, ठीक है, 40,000 का, वो आपका डिप्रिसिएट कर रहा है, एक साल में 10% उसका खर्चा, मतलब रेट कम हो रहा है। फिर बैड डेट, जो आपने लोन आपको ने किसी को दिया था, वो लोन आपका जो है वापस नहीं मिल रहा है, ठीक है, कितना, तो 1,000 रुपीज़ आपको हटाना है वो ख़राब ऋण में से, माफ़ करना है। फिर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, फिर आपका जो संदेहास्पद, जो हमारा संदिग्ध जो ऋण है उसके लिए आपको प्रोविज़न बनाना है, ठीक है, जो हमने देखा था जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो वो 5% को आपको डेटर का है, जो डेटर हमने देखा ना, जो जिससे आपको एक साल में पैसा मिल जाएगा वापस, 18,000 रुपीज़ में से 5% जो है, ठीक है, तो वो आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बैड डेट के बाद आपको करना है, तो बैड डेट हमने कितना देखा था, 1,000 था, जो आपको राइट ऑफ करना है, आपको मिलना था 18,000, लेकिन 1,000 आपको हटाना है, और उसका भी 5% आपको उसका प्रोविज़न बनाना है। फिर आपको एक्रूड रेंट मिल गया है, मतलब आपको रेंट रिसीव हुआ है एक्रूड, ठीक है, अर्जित किराया 200 रुपये प्राप्त हुआ है। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले आप लेजर को सही कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें राइट ऑफ बैड डेट, जो बैड डेट हमने 1,000 रुपीज़ जो है राइट ऑफ करना है, ठीक है। तो किससे करना है, ये करना है आपको डेटर से, ठीक है, डेटर से। तो डेटर को जो हमको लेना था दोस्तों, तो डेटर जो रिड्यूस करना पड़ेगा 1,000 रुपीज़, और फिर हमको बैड डेट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ बैड डेट का भी हमको जो है प्रावधान बनाना पड़ेगा। तो डेटर कितना हो जाएगा, हमारा डेटर कितना था, देखिए 70,000 रुपीज़ हमको मिलने वाला था, कितना भी, सॉरी 18,000 है ना, लेकिन हमको 1,000 रुपीज़ जो है वो हमारा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमको वो हमारे लिए बैड डेट टाइप का हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग बैड डेट को एक तरह का एक्सपेंस हमारा खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको डेबिट की तरफ हम लोग दिखाएंगे, और हमारा जो डेटर है वो कितना बन जाएगा, 70,000 रुपीज़ का डेटर बन गया, ठीक है। उसके लिए बाद हम लोग क्या बोल रहा है कि डाउटफुल डेट के लिए 5% बनाओ, किसका, डेटर का, अलग से इंतजाम रखो 5% का। तो किसका, 17,000 को मिलने वाला था 18,000, लेकिन 1,000 तो चलो ख़त्म ही हो गया, तो बाकी कितना बचा 17,000। और इसका भी बोल रहा है कि हमको डाउटफुल डेट हो रहा है, ये लग रहा है कि ये पैसा नहीं मिलेगा, ये भी, इसमें भी डाउट है, राइट। एक तो हो गया राइट ऑफ का मतलब हटा ही दो आप, 1,000 रुपीज़ आप हटा ही दो, तो हटाने के बाद इतना बचा। फिर उसके बाद भी बोल रहा है कि जो पैसा आपको मिलने वाला भी है वो, उसमें भी आपको उसके लिए प्रोविज़न बनाना पड़ेगा डाउटफुल डेट के लिए। तो 5% आपने बनाया, ठीक है, जो आपको पैसा मिलने वाला था उसका 850 हुआ। और इसके लिए क्या, हमको डेटर को कितना मिलना था, डेटर से हमको मिलना था 17,000, लेकिन उसमें भी हमको 850 रुपीज़ आप कम मिलेगा, तो ये हमारा एक तरह का खर्चा हो गया। तो बैलेंस शीट में भी हम लोग जो हमारा डेटर में जो हम लोग एसेट की तरफ डेटर को दिखाते हैं, तो हम कितना दिखाएंगे, 17,000 माइनस 850 दिखाएंगे, और बाकी जो 850 हमारा एक तरह का खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में इसको 850 हम लोग दिखा देंगे। समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए, आ जाएगा। उसके बाद डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन में हम लोग क्या करते हैं, एक तरह का हमारा एक खर्चा है, तो जितना भी हमारा मशीन था, मशीन कितने का था, 40,000 का मशीन था, और ये मशीन जो है आपका 10% पर एनम से उसका रेट घट रहा है, तो 10% निकालिए आप 40,000 का, तो कितना है 4,000, तो एक तरह का खर्चा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग इसको एक्सपेंस की तरफ दिखा देंगे, डेबिट की तरफ, ठीक। और बैलेंस शीट में जो हमारा एसेट 40,000 का था, उसमें से हम लोग 4,000 रुपीज़ माइनस भी करेंगे, क्योंकि हमारा ये डिप्रिसिएशन है। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो आपको सैलरी देना था लेकिन आपने नहीं दिया, तो आपका खर्चा बढ़ेगा कि कितना, 1,000 रुपीज़, ठीक है। तो इसको आप लोग बैलेंस शीट में, ये एक तरह का लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी, वो आप दिखाइएगा, ठीक है। और आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में आप उसको एक्सपेंस की तरफ आपको दिखाना है उसको। उसी तरह से प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये एक तरह का करंट एसेट है, इसलिए बैलेंस शीट में आपको एसेट की तरफ इसको दिखाएंगे। और जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, जिसमें आपने दिखाया कि ये हमारा खर्चा है, तो ये खर्चा आपको इस साल, इस समय का नहीं है, आपने पहले ही दे दिया, तो उसमें से जो खर्चा आपका टोटल आया था, उसमें से 500 रुपीज़ जो है प्रॉफिट एंड लॉस में आप रिड्यूस कीजिएगा, सिंपल है, ठीक है। जो अभी तक देखें वही सब है। फिर एक्रूड रेंट, ठीक है, तो ये क्या है, आपको रेंट जो है, आपको एक तरह का एसेट है जो आपको मिलने वाला था, लेकिन ठीक है नहीं मिला था, लेकिन अभी मिल रहा है, आपने पैसा मिलने वाला था,
ठीक है, टोटल पैसा नहीं मिला लेकिन मिलना चाहिए था, तो आपका एक तरह का एसेट हुआ। आपने सामान रेंट जो है आपको मिलना था लेकिन नहीं मिला, लेकिन मिलेगा वो, तो आपके लिए एसेट हो गया, तो एक्रूड इनकम बोलते हैं। तो एक्रूड इनकम में प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग उसको दिखाएंगे और बैलेंस शीट में भी हम लोग उसको दिखाएंगे एसेट की तरफ। ये हो गया। फिर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग जो है ये हमारा करंट एसेट है, तो हमने बताया था आपको, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट की तरफ दिखाते हैं और बैलेंस शीट में एसेट की तरफ। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम लोग को इसके बाद निकालना है दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमको इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो हमने सेल जो बेचा था, सामान कितने का बेचा था? सामान हमने जो बेचा है, अब देखिए सेल हमारा जो हुआ है वो हुआ है 1,20,000 का, हुआ है कि नहीं? 1,20,000 का सेल हुआ है, 1,20,000 का। हमारा ओपनिंग स्टॉक जो था, शुरू का माल का था 20,000, हमने उसके बाद 60,000 खरीदा और हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो था, सामान जो बच गया वो 30,000 का। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होता है ओपनिंग स्टॉक मतलब 20,000 प्लस परचेज जितना आपने खरीदा है 60,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 30,000, तो आपको आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करिएगा? सेल्स जितने का सामान आपने बेचा है माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, घटाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ये सब फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट उतना ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम क्रिएट करेंगे तो हम लोग और भी देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में हमको क्या चाहिए? इनकम चाहिए और एक्सपेंस चाहिए, तो हम देख लेते हैं और भी हमको इनकम कहाँ कहाँ से मिल रहा है। तो एक तो रेंट में हमको इनकम मिल रहा है 20,000 और प्लस 200 रुपीज़ हमको मिल भी रहा है, जो हमको नहीं मिलना था लेकिन मिल रहा है। मतलब हमको मिलना था लेकिन वो मिला नहीं था, ठीक है ना, लेकिन वो मिलना चाहिए था क्योंकि इसी साल का है वो, तो उसको एक्रूड बोलते हैं। तो 200 रुपीज़ आपको मिला, तो कितना हो गया हमारा अदर इनकम 2,200। फिर आपका खर्चा कहाँ पे? आपका सैलरी में इतना खर्चा है प्लस आउटस्टैंडिंग भी खर्चा था जो आपने नहीं किया, तो टोटल सैलरी में कितना हुआ खर्चा? 8,000 प्लस आउटस्टैंडिंग वाला तो 9,000 प्लस रेंट का खर्चा कितना हुआ? 3,300 प्लस इंश्योरेंस का खर्चा कितना? 2,000 जो इंश्योरेंस आपको देना ही था। यहाँ पर आप देखिए जो इंश्योरेंस का आपको जो है पैसा देना ही था, उसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस में आपने कुछ दिया पैसा, है ना, प्रीपेड वाला, तो प्रीपेड वाला आप घटाइएगा खर्चा इंश्योरेंस वाला खर्चा में से। ठीक है, राइट। तो यहाँ देखो प्रीपेड इंश्योरेंस में से 2,000 तो आपने दिया, लेकिन 2,500 जो दिया वो इस बार का नहीं है, पहले नेक्स्ट साल का था लेकिन दे दिया, इसलिए इंश्योरेंस में उसको घटाएं हम लोग तो 1,500 आया। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग को देखिए, आउटस्टैंडिंग को हम लोगों ने जोड़ा और प्रीपेड वाले को देखिए क्या किया? माइनस किया। ठीक है, प्लस बैड डेट भी हमारा एक तरह का खर्चा है 1,000 का, डिप्रिसिएशन भी खर्चा है 4,000 हमने निकाला था, प्रोविज़न भी हमने देखा था 5% वाला 850। तो ये हमारा टोटल जो है वो एक्सपेंस हो गया, ये टोटल एक्सपेंस। ठीक है, तो जो नेट प्रॉफिट कैसे आता है? नेट प्रॉफिट बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम मतलब ये हो गया 2,200, ठीक है, माइनस एक्सपेंस मतलब 90,350, तो ये हो गया। तो टोटल कितना हमारा नेट प्रॉफिट आया? 52,850। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, आ जाएगा समझ में थोड़ा। अब चूँकि हम लोग अकाउंटिंग के बैकग्राउंड के नहीं हैं, कॉमर्स के बैकग्राउंड के, इसलिए हो सकता है थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन जब आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कुछ भी चीज़ दोस्तों टफ नहीं होता है। ठीक है, अगर हम इंजीनियरिंग होकर EPFO निकाल सकते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होके, तो आप लोग नहीं निकाल सकते हैं क्या? सब निकाल सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है बस, और बस न्यूमेरिकल में ही मेहनत करना है, बाकी तो आपका थ्योरी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद है बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट सबसे लास्ट में बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में क्या दिखाते हैं हम लोग? कैश, एसेट और लायबिलिटी, संपत्ति और देनदारी। और संपत्ति दो टाइप का होता है, करेंट नॉन करेंट। ठीक है, और लायबिलिटी भी दो टाइप का, करेंट और नॉन करेंट। तो सबसे पहले करेंट वाला देख लो, कैश कितना था? 10,000, डेटर कितना था? 70,000, प्रोविजन घटा दिए तो नेट डेटर हमारा 16,150 आ गया। क्लोजिंग स्टॉक हमारा ये 30,000, ये एसेट होता है। मशीनरी का नेट जो हम लोग देखेंगे, नेट मशीनरी 40,000 का था और हम लोगों ने 4,000 घटाया तो मशीनरी का नेट हमारा आ गया। ठीक है, ये नॉन करेंट एसेट है। बिल्डिंग 1,03,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 500, ये भी एसेट था, है ना। एक्रूड रेंट जो हमको एसेट के रूप में मिला 2,000। और लायबिलिटी क्या हुआ? क्रेडिटर, उधार में हमने सामान खरीदा। लोन, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो हमको देना था नहीं दिए तो करेंट है लायबिलिटी। और कैपिटल, ठीक है, तो ये हो गया। फिर आपको जो निकालना है, ठीक है, तो कैपिटल कितना आया? 1 लाख प्लस नेट प्रॉफिट हमने जो देखा, हमने बोला था ना कि जो भी प्रॉफिट आता है उसको कैपिटल में से जोड़ते हैं। याद कीजिए, हमने जब देखा था फर्स्ट जो हमने पढ़ा था कैपिटल के बारे में, आपको याद होगा। ठीक है, कैपिटल के बारे में जो हमने आपको पढ़ा था, तो उसमें जब हम बात किए थे दोस्तों प्रॉफिट ये सब के बारे में जब हमने बात किया था, है ना, तो हमने क्या बताया था? प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल में जोड़ देते हैं, याद होगा। और अगर लॉस आएगा तो उसको घटाते हैं, ये सब हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। ठीक है, तो फिर हमारा जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट कितना आया हमारा? देखो यहाँ पे
प्रॉफिट जो हमारा नेट प्रॉफिट आया 52,850। तो हमारा जो भी कैपिटल था, कैपिटल कितना था 1 लाख, प्लस उसमें नेट प्रॉफिट जोड़ा तो हमारा ये कैपिटल आ गया। तो टोटल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल कितना आया 1,95,850, ठीक है। और हमारा एसेट कितना आया ये, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। देखो लाइबिलिटी हमने बताया था ये होता है बाहर लोगों के प्रति, और कैपिटल भी होता है ये इंटरनल लाइबिलिटी। तो दोनों मिला के लाइबिलिटी हुआ है ना, ये इंटरनल लाइबिलिटी हो गया, ये एक्सटर्नल हो गया, तो दोनों मिला के लाइबिलिटी हो गया, इसीलिए बोलते हैं एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी होता है। तो एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये लाइबिलिटी जो हो गया बाहर लोगों के प्रति, लोन लिया है आपने या क्रेडिटर, और ये जो कैपिटल हो गया जो ओनर लगाया वो भी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है क्योंकि उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देखिए आपका एसेट आया 1,95,850 और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल मतलब टोटल लाइबिलिटी 1,95,850 आया, मतलब ये बैलेंस हो गया, मतलब हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया वो सही है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं कि इसके आधार किसका लिए, डिप्रिसिएशन के लिए, डिप्रिसिएशन के लिए भी न्यूमेरिकल आता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिप्रिसिएशन मैंने आपको बताया किसी भी जो कैपिटल गुड्स होता है उसका जो मूल्य होता है वो ईयर के अकॉर्डिंग जो है वो कम होते रहता है ना। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा 40,000 का आपने सामान खरीदा उसका 10% मूल्य कम हो रहा था। तो डिप्रिसिएशन निकालने का, मूल्य ह्रास निकालने का दो तरीका है, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड सीधा रेखा विधि और दूसरा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है, दर से घटता शेष, ठीक है। तो हमको जो है निकालना है आपका दोनों मेथड से आपका डिप्रिसिएशन। क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो एक है सीधी रेखा बनाम ह्रासमान शेष जिसको बोलते हैं डिमिनिशिंग वैल्यू। तो एक बहुत सिंपल टॉपिक है ये। जैसे आपने कोई सामान खरीदा, आपके पास कोई एसेट है 1 लाख रुपीज़ का, इसका स्क्रैप वैल्यू मतलब जब आप इसको बेचोगे कबाड़ी के रूप में तो आपको 10,000 मिलेगा। आपने ख़रीदा था इतना में, मिल रहा है इतना, तो आपको कितना वैल्यू कम हुआ, आपका 90,000 रुपीज़ जो है उसका मूल्य आपका ह्रास हुआ, ठीक है। और ये मशीन जो है आपका 5 साल के बाद 90,000 मूल्य उसका कम हो गया, 10,000 ही मिल रहा है। मतलब आपने कोई मशीन खरीदा 1 लाख का या कोई गाड़ी खरीदा, 5 साल बाद उस गाड़ी का जो मूल्य है वो है 10,000, तो आपका मूल्य कितना घटा, 90,000 घटा। तो आपको निकालना है डिप्रिसिएशन किस मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से, ठीक है। और दूसरा रिड्यूसिंग बैलेंस एट 20% पर एनम, दूसरा मेथड को बोलते हैं डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, जिसमें हर साल 20% आपका मूल्य जो है वो कम हो रहा है ईयर अकॉर्डिंग। तो आपको कैलकुलेट करना है। देखते हैं, देखो स्ट्रेट लाइन SLA मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, इसमें कुछ नहीं करते हैं। जो भी सामान शुरू में था कितना था इनिशियल कॉस्ट हमारा 1 लाख रुपीज़, कितना आपको फाइनल में मिल रहा है 10,000 रुपीज़। आपका डिप्रिसिएट कितना किया, इतना ही डिप्रिसिएट किया, और कितने साल में किया, 5 साल में। तो 5 साल में अगर डिप्रिसिएट किया 90,000, मतलब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 90,000। तो एक साल में कितना घटेगा 90,000 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 18,000 रुपीज़ हर साल जो है हमारा मूल्य घट रहा है। तो 18,000 रुपीज़ ईच ईयर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालना। इसमें क्या होता है, हर साल डिप्रिसिएशन जो है 18,000 80,000 कम हो रहा है, मतलब उतना मूल्य कम हो रहा है। तो फिर एक साल के बाद इस मशीन का जो रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 लाख का सामान था, 18,000 घटा दीजिए तो कितना आया 82,000। दूसरे साल कितना हो गया, फिर इसमें 18,000 घटाएंगे तो कितना आएगा 64,000, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब देखो ऐसे समझो, मतलब सबसे पहले देखो 90 आपको 10,000 तो मिल ही जा रहा है, तो जो डिप्रिसिएट किया वो कितना किया 90,000, ये 5 साल में किया, तो एक साल में कितना करेगा 18,000। तो मतलब एक साल के बाद इस मशीन का रेट कितना हो जाएगा 72,000। फिर 2 साल के बाद कितना हो जाएगा आपका, फिर 18,000 घटा दीजिए कितना आएगा 54,000। 3 साल के बाद 36,000, फिर 4 साल के बाद 18,000, ठीक है, और 5 साल के बाद 0 हो गया, सिंपल। तो मतलब D0 मतलब उस डिप्रिसिएशन जब हमने हटा दिया, ठीक है, तो उसका मूल्य फाइनल कितना आ गया 0, जब क्योंकि 10,000 तो आपको मिल ही जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो जब हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड निकालते हैं तो उसमें जो फाइनल वैल्यू होता है डिप्रिसिएशन, फाइनल मशीन का मूल्य जो होता है, जब मशीन का लाइफ ख़त्म हो जाता है तो उसका मूल्य 0 आ जाता है। तो ये याद रखना है किसमें, स्ट्रेट लाइन मेथड में। दूसरा मेथड होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसमें क्या होता है, डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसमें कैसे करते हैं देखो, तो सबसे पहले इसमें हम लोग अगर देखें कि डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से 20% आपको कम करना है, तो फर्स्ट ईयर में कितना डिमिनिश करेगा 1 लाख रुपीज़ का 20,000, तो कितना आया 18,000। सेकेंड ईयर में कितना करेगा 18,000 का
20% कितना होगा 64,000। थर्ड ईयर में कितना करेगा 64,000 का 20% कितना घटेगा 12,800। समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट ईयर में कितना डिप्रिसिएट किया 20% कितना हुआ मेरा 20,000 कम हो गया। तो 1 लाख में से 20,000 घटाओगे तो कितना होगा 80,000। तो सेकेंड ईयर में 18,000 का 20% घटेगा मतलब कितना होगा 16,000 घटेगा। तो 18,000 मूल्य था 16,000 घट गया तो कितना हो गया 64,000 बचा। तो फिर नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर में 64,000 का 20% होगा तो कितना होगा 12,800। फिर नेक्स्ट ईयर में 64,000 में से 12,800 घटेगा कितना आएगा 51,200। उसका 20% घटेगा कितना आएगा 10,240। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 51,000 में से 10,240 घटेगा कितना आएगा 40,960। उसका 20% घटेगा तो इतना आएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड था उसमें जो डिप्रिसिएशन है वो हर साल आपको कितना आ रहा है 18,000 आ रहा है। लेकिन जो हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है या डिमिनिशिंग वैल्यू, इसको रिटर्न डाउन वैल्यू भी बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आप देख रहे हो कि डिप्रिसिएशन शुरू के साल में बहुत ज़्यादा है। कितना है शुरू में 20,000, सेकेंड ईयर में कितना हुआ 16,000, फिर उसके बाद 12,800, फिर कितना हुआ इतना, फिर कितना हुआ इतना, और ये घटते रहता है। तो याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डिप्रिसिएशन होता है वो फिक्स होता है, फिक्स है देखो हर साल इतना। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में नाम ही इसका डिमिनिशिंग वैल्यू मतलब वैल्यू डिप्रिसिएशन का कम हो रहा है। ये जो हमारा मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड में, इसमें मशीन का जो कॉस्ट है, अब देखिए 5 साल के बाद जीरो आ गया, लेकिन इसमें देखिए कभी भी जीरो नहीं आएगा। नेक्स्ट ईयर क्या होगा इसका इसमें घटा होगा, फिर कुछ वैल्यू आएगा, फिर उसका 20% आप निकालिएगा। तो रिटर्न डाउन वैल्यू में कभी भी फाइनल वैल्यू जो होता है बुक वैल्यू मशीन का वो जीरो नहीं आता है। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जीरो आता है, ये आता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड में। ठीक है, तो दोनों दो तरीका है डिप्रिसिएशन निकालने का, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है डिमिनिशिंग वैल्यू, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसका टाइटल है किस टॉपिक से देख रहे हैं, वो इन्वेंट्री से देख रहे हैं। इन्वेंट्री मतलब जो भी सामान माल है किसके पास, जिसका वो बिजनेस कर रहा है उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। गोदाम में जितना सामान है, ठीक है, तो उसको देखते हैं, उसको वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं, है ना। तो इसके लिए दो मेथड है, एक है फीफो, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सामान पहले वो बिजनेसमैन ख़रीदा है उसको पहले वो बेचेगा, और एक होता है वेटेड एवरेज, उसमें एवरेज निकाल के देखा जाता है। तो देखते हैं डिटेल में, बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस है जिसमें शुरू में कोई मान लो कोई दुकान है, ठीक है, शुरू में ओपनिंग स्टॉक मतलब उसके पास जो सामान था वो 100 यूनिट, उसके पास जो सामान था, मान लीजिए दुकान है, उसके पास जो शुरू में सामान था वो था 100 यूनिट था 100 यूनिट 10 रुपीज़ वाला, ठीक है, तो 10 था, इतना रुपए का सामान था। उसके बाद उसने परचेज किया 200 यूनिट 12 रुपये के हिसाब से, मान लीजिए यूनिट की जगह आप मैगी मान लो, ठीक है, तो उसके पास शुरू में 100 पीस मैगी था 10 रुपये का, तो टोटल मैगी का प्राइस कितना हो गया 100 का, जो उसके पास था इतना का उसके पास सामान था। फिर उसने 200 पीस मैगी खरीदा 12 रुपये के हिसाब से, तो 200 पीस मैगी खरीदा 12 रुपये के हिसाब से, मतलब 2400 रुपये का सामान खरीदा। फिर 150 यूनिट खरीदा 14 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है, 150 सामान खरीदा 14 के हिसाब से, तो कितना आ गया 14 15 चौके 60, 15 15 34 2100 रुपये आया, है ना। 2100 रुपीज़ का सामान वो फिर से ख़रीदा, ठीक है। तो इन्वेंट्री में क्या हुआ, टोटल उसके पास हम लोग देख लेते हैं कि इतना उसके पास सामान खरीदा, और उसके बाद सेल्स ड्यूरिंग पीरियड 300, उसके बाद इतना सामान उसके पास हो गया टोटल। उसने जो है इसी समय 300 यूनिट को बेचा, 300 यूनिट बेचा। तो अब आपको निकालना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि उसने जो सामान बेचा उसका कितना खर्चा था, कितना उसको खर्चा हुआ, ठीक है। 300 यूनिट वो बेचा, उसके पास कितना सामान है 100 यूनिट ये है, 200 यूनिट ये है, और 150 यूनिट 150 यूनिट ये है। तो आपको जितना उसने 300 यूनिट सामान बेचा, तो आपको जो है सामान का खर्चा निकालना है, कितना का उसको सामान पड़ा फीफो मेथड से। फीफो मेथड बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सामान उसने पहले ख़रीदा उसको पहले वो बेचेगा। तो सबसे या पहले जो उसके पास था, तो सबसे पहले उसके पास ये वाला था, उसको सामान बेचना है 300 यूनिट उसको बेचना है, 300 पीस मैगी बेचना है, तो सबसे पहले वो सामान वो बेचेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो उसके पास सबसे पहले था। तो ये बेचा 100 यूनिट बेच दिया, तो उसके पास 100 यूनिट का कितना हो गया 1000 रुपीज़ का उसका सामान का खर्चा हुआ। फिर उसको आप कितना यूनिट है उसको और बेचना है 200 यूनिट, तो इसके बाद उसके पास कौन सा सामान था ये वाला था, तो 200 यूनिट उसने बेचा, तो 200 यूनिट का कितना हो गया 2400। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, आ जाएगा 10,000, वो
ये 1000 और प्लस 200 यूनिट ये वाला, तो कितना आ गया 2400। ठीक है, तो टोटल कितना उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया दोस्तों 3400। तो उसके पास आप कितना सामान बचा, तो ये तो उसके पास हो गया, सामान कितना बचा, यही वाला बचा, उसका रेट कितना था 2100। ठीक है, तो 2100 उसका सामान क्लोजिंग स्टॉक ये बच गया, इतना सामान उसने जो है बेच दिया। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको, क्लियर है। अब देखो दूसरा जो मेथड है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है, जो सबसे पहले वो ख़रीदा था या उसके पास था सबसे पहले उसको बचेगा। दूसरा है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में क्या करते हैं हम लोग, एवरेज निकाल लेते हैं टोटल का, एवरेज है ना, उसके लिए कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट बाय टोटल यूनिट, एवरेज कॉस्ट निकाल लीजिए। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालोगे, उसका पास 100 रुपीज़ का 100 यूनिट था 10 रुपीज़ वाला का, प्लस उसने ख़रीदा कितना था 200 यूनिट का ख़रीदा था 12 पीस, प्लस 150 यूनिट का खरीदा था 14। तो टोटल इसका खर्चा हो गया टोटल का, तो टोटल खर्चा कितना आया उसका, देखो टोटल जो खर्चा है वो आया, टोटल जोड़िएगा तो आएगा 5500। और ये कितना का है, ये कितना यूनिट खरीदा, उसने ख़रीदा टोटल 100 यूनिट 200 यूनिट और 150 यूनिट। तो पर यूनिट टोटल खर्चा अगर ये हो रहा है, उसको नंबर ऑफ यूनिट मतलब नंबर ऑफ मैगी से डिवाइड करोगे तो एक मैगी का पर यूनिट का खर्चा आ जाएगा, है ना। तो आपने 450 से डिवाइड कर दिया, तो एक पीस या एक यूनिट का खर्चा हो गया। इसको जब डिवाइड करिएगा तो आपको आ जाएगा 12 रुपीज़ 22 पैसा। और उसने को कितना बेचना है 300 पीस बेचना है, तो जब एक का खर्चा इतना है तो ठीक है, तो 300 पीस का कितना हो जाएगा 12.22 इंटू 300। ठीक है, 12.22 इंटू 300, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 3666.67। सिंपल है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। और बाकी क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, उसने 300 यूनिट बेच दिया, उसके पास टोटल कितना था 450, बचा कितना 150, और एक का है प्राइस 12.22, तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक आया वो यही आया। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आया 1833.33। आपको समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो सिंपल सा तरीका है, ठीक है, सिंपल सा तरीका है कि जब भी हम लोग अभी लोग आप देख रहे हैं हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं इन्वेंट्री का, माल का कितना हमको उसका सामान बचा, है ना। तो 2 मेथड था, एक फीफो था, फीफो का मतलब सिंपल याद रखना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसको पहले बेचिए। ठीक है, और वेटेड मतलब क्या हुआ, सबका टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए पर टोटल यूनिट से, जितना सामान आपने ख़रीदा, तो इससे पर यूनिट का आ गया ना खर्चा। ठीक है, और फिर उसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, उतना से जितना यूनिट उसको बेचना था बस। और बाकी जितना यूनिट बचा फिर उसको आप माइनस कर दीजिए, तो उससे आपको जो है क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल जो अकाउंटिंग का है, ये हमारा एक क्लास हुआ न्यूमेरिकल का अकाउंटिंग का। ऐसे तो थ्योरी का हमने 2-3 क्लास ले लिया है। अभी हम लोग परसों, ठीक है, और क्लास लेंगे अकाउंटिंग का, न्यूमेरिकल का लेंगे। ठीक है, और कल हम लोग जो है बायोलॉजी का क्लास लेंगे। ठीक है, थ्योरी का MCQ का के थ्रू हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पूरा आपको EPFO का कंप्लीट जो बोलते हैं ना पैकेज, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जीरो आईए चैनल पे आपको करवाया जा रहा है, एकदम क्वालिटी कंटेंट के साथ चीज़ों को समझाते हुए। ठीक है, बस एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो PDF हम आपको दे रहे हैं ना, उसको आप बहुत बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस एग्ज़ाम को समझने के बाद आपको रटना है। ठीक है, जब रटा जाएगा तो आप देखिएगा आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 डे एग्ज़ाम है दोस्तों, एक ही दिन में आपका जो है डिसाइड हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा जाएगा। और ज़रूरी है, इसलिए आपको पूरा अच्छे से हम जो आप पढ़ा रहे हैं, हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं और एकदम 101% एकदम श्योर हैं कि मैंने जो आपको PDF हम दे रहे हैं, अगर ये आप कंटिन्यू करके लगातार पढ़ते रहें जब तक हमारा क्लास चलेगा। ठीक, हमारा जो क्लास चलेगा वो आपका समझ लीजिए कि 1 नवंबर तक पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो जितना भी PDF आपको दिया जाएगा तब तक अगर आपने उसको मल्टीपल टाइम्स अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो कोई माई का लाल नहीं है कि आपको ये एग्ज़ाम को निकालने से रोक सकता है। ये हम 101% गारंटी के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि हम जितना पढ़े थे अपने प्रिपरेशन के समय, उसको आपको 10 टाइम्स हम ज़्यादा एफर्ट डाल के आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बस आपका काम ये है कि आप उन चीज़ों को एकदम सीरियसली लीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए दोस्तों। ठीक है, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी नवरात्रि का त्यौहार है, दशहरा का त्यौहार है, माँ जो है सबका मनोकामना पूरा करे। आप लोग अच्छे से शांति बना के पढ़िए,
कोई आपके मन पे, चेहरे पे कोई सिकन या फिर गुस्सा या फिर किसी टाइप का द्वेष, ये सब नहीं होना चाहिए। आप खुश होकर अच्छे से पढ़िए। आप देखिए आपका जो प्रोडक्टिविटी होगा वो इतना अच्छा होगा, और आपका दिमाग जब शांत होता है तो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी क्वालिटी कंटेंट में आपको कोई कमी मेरे तरफ से नहीं होगा, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। यही उम्मीद और यही आशा के किरण के साथ इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। कल मिलते हैं 10 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।